था वो लोग जो सोच कर आए थे वो तो हुआ नहीं, ऊपर से सब उन्हें ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो सब हवा हो, जिस वजह से उन्हें बहुत इंसल्ट महसूस हो रही थी। वहीं राहुल ने तो आज एक बार भी अच्छे से ना तो प्रिया से बात की ना उसकी तरफ देख, वो तो बस मोक्ष के साथ ईशानी को देखकर जल रहा था। उसने तो सोचा था वो कुछ भी करके ईशानी को मना लेगा और फिर ईशानी पूरी तरह से उसकी हो जाएगी, पर मोक्ष को देखकर उसका ये सपना और घमंड दोनों ही टूट गया था। CH90 प्रिया और रोमिका की जलन, पार्टी के लिए जिद। राहुल को पहले लगा था कि ईशानी जरूर उसे पसंद करती होगी और इसलिए वो प्रिया और उसके रिश्ते से खुश नहीं होगी, पर आज उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि शायद ईशानी की नजरों में वो कुछ भी नहीं था। जब उसका बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल पसंद है तो भला ईशानी उसे देखेगी भी क्यों। जब पूजा खत्म हो गई तो सबने प्रसाद लिया और चारों फैमिली ने बहुत सारे कपड़े, मिठाई और जरूरी चीजें अपने अपने गार्ड्स के हाथों अनाथ आश्रम और मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिए। चारों फैमिली हर साल अपनी हर बच्चे की जन्मदिन पर मिठाई और कपड़े गरीबों में देते थे और इस बार जब ईशानी यहाँ थी तो सारा सामान उन्होंने पहले ही गाड़ी में रखवा दिए थे। वहीं मेहरा फैमिली बिल्कुल शॉक थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ईशानी की जन्मदिन पर ये सब इतने सारे कपड़े, मिठाई और बाकी चीजें डोनेट करते होंगे। सुकेत जी को खुद पर शर्म आने लगी थी क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उन्हें तो पता नहीं था कि ये सब कुछ आश्रम और मंदिर किए जाने वाला है, वरना वो भी कुछ चीजें पहले से अरेंज कर देते। वहीं प्रिया को बस जलन हो रही थी, वो मन ही मन बोली ये बस ईशानी की जन्मदिन तो है, इसमें इतना क्या खास है जो ये चारों फैमिली करोड़ों रुपयों के सामान को दान दे रहे हैं। महागुरु जी और पंडित जी के जाने के बाद सब लिविंग हॉल में आ गए। ईशानी को मोक्ष ने अपने पास ही बैठा रखा था जिसे देखकर प्रिया के साथ साथ रोमिका को भी बहुत जलन हो रही थी। रोमिका मन ही मन सोच रही थी कि काश उसे भी मोक्ष राजवंश जैसा पावरफुल और हैंडसम इंसान के साथ रहने का मौका मिलता। वो इस वक्त खुद को ईशानी की जगह मोक्ष के पास ऐसे बैठी हुई बात इमेजिन कर रही थी। अगर सच में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर ईशानी की जगह वो होती तो हर कोई उसे जलन और एडमिरेशन भरी नजरों से देखता। वहीं ईशानी जो मोक्ष के पास बैठी रितिका की नॉनस्टॉप बातों को सुन रही थी, जो उसे और मोक्ष को टीच कर रही थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसके ऊपर है तो उसने उस तरफ देखा जहां रोमिका और प्रिया दोनों ही उसे और मोक्ष को जलन भरी नजरों से देख रही थी। उन दोनों की नजरें मोक्ष पर देखकर ईशानी की आंखें कोल्ड हो गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके हब्बी ऐसे देखे। उसका मन कर रहा था अभी जाकर रोमिका और प्रिया की आंखें निकाल ले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस जन्म में ईशानी अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गई थी और ये तो उसका हस्बैंड था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो भला वो मोक्ष पर किसी की नजर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वहीं मोक्ष को भी पता था कि किसी की नजर लगातार उसके ऊपर है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसे सिर्फ अपनी बेबी डॉल के अलावा किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ईशानी की गुस्से को उसने भी भांप लिया था। उसे तो अपनी बेबी डॉल को अपने लिए जेलस होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं रोमिका और प्रिया जो अभी भी मोक्ष की तरफ ही देख रही थी, जैसे ही उन्हें अपने ऊपर किसी की खतरनाक नजरें महसूस हुई तो उन्होंने अपने सिर घुमाकर देखा तो उनकी आंखें ईशानी की आंखों से मिली, जो इस वक्त बहुत ज्यादा कोल्ड और डेंजरस लग रही थी। ईशानी की आंखों में देखकर एक पल के लिए दोनों ही डर गई। रोमिका ने तो तुरंत ईशानी पर से अपनी नजरें हटा लिया और अपने मॉम की तरफ देखने लगी। वहीं प्रिया जो एक पल के लिए डर तो गई थी, पर उसके दिल में ईशानी के और भी गुस्सा बढ़ गया था। उसकी बस में होता तो वो अभी मोक्ष के पास से ईशानी से दूर कर देती और खुद ही ईशानी के बदले मोक्ष के पास बैठ जाती, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इसलिए उसने हार मानकर ईशानी और मोक्ष पर से अपनी नजरें हटा लिया, पर उसके दिल में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे मोक्ष राजवंश की जिंदगी से ईशानी को बाहर निकालकर खुद उसकी जगह लेनी है। वहीं नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा और चारों भाई मिलकर ईशानी को पार्टी के लिए कैसे कन्विंस करना है यही डिस्कस कर रहे थे। ऐसे भी ईशानी को ज्यादा शोर शराब और पार्टी में जाना पसंद नहीं था। वो ज्यादातर खुद की जन्मदिन में सेलिब्रेट करने से मना कर देती थी। दैनिक जी, राजेंद्र जी, अनुपम जी और निखिल जी की भी अखिलेश जी के साथ इस बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, इसलिए वो पांचों बैठकर बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं रविकांत जी, देवेंद्र जी, अविनाश जी और विश्वंभर जी भी नरेंद्र जी के साथ बातें कर रहे थे और उनकी ज्यादातर बातों में ईशानी के बारे में बात शामिल थी। विश्वंभर जी तो बड़े प्राउड के साथ उन्हें ईशानी के बारे में सब कुछ बता रहे थे कि कैसे उनकी प्यारी पोती पॉलिटिक्स में भी माहिर है, जिसे सुनकर रविकांत जी और नरेंद्र जी हैरान थे। नरेंद्र जी को सच में लग रहा था कि उनकी पोता बहू सच में एक खजाना है जो हर फील्ड में माहिर है, और ये बात सोचकर उन्हें थोड़ा प्राउड हो रहा था कि इतनी अच्छी लड़की उनकी घर की बहू बनने वाली है। उन्हें अपने पोते मोक्ष की चॉइस पर तो हमेशा प्राउड फील होता था। अगर वो खुद मोक्ष की शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से भी कराते तो भी शायद वो लड़की ईशानी जितनी इंप्रेसिव नहीं होती। देवकी जी, सीता जी भी प्रभा जी से बात कर रहे थे। तीनों ईशानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। वहीं महाजन फैमिली जो सिर्फ मेहरा फैमिली से ही बात कर सकते थे क्योंकि उनसे तो बाकी कोई भी बात नहीं कर रहा था। उन्हें यहाँ आउटसाइडर जैसा फील हो रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी और माहौल अच्छा था, पर उन सब ने जैसे महाजन फैमिली को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया था। यही हाल मेहरा फैमिली का भी था। दादाजी और दादी माँ को छोड़कर बाकी सब चुप बैठे थे। सुकेत जी और आरती जी देख पा रहे थे कि उन सबको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सब यहाँ सिर्फ ईशानी के लिए ही है और ईशानी दादाजी और दादी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसी वजह से वो लोग सिर्फ दादाजी और दादी माँ से बात कर रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। समीर, दर्शित, रेहान और अयान का भी यही हाल था। वो भी ईशानी के साथ बात करना चाहते थे, पर यहाँ सब उन्हें घेर कर बैठे थे तो भला वो कैसे बात करते, और इस वजह से उन्हें काफी जलन और फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो रहा था। वहीं प्रिया जो सबसे बात करने की और अपनी तरफ सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ चली गई। वहीं किसी ने भी उसे नोटिस तक नहीं किया। वहीं सब ईशानी को रात को पार्टी करने और केक कट करने के लिए मना रहे थे, पर ईशानी ने साफ मना कर दिया था। रितिका ने बच्चों की तरह जिद करते हुए सबकी तरफ देखकर फिर बात कर रहे सभी दादाजी की तरफ देखकर बोली, देखिए ना दादाजी, हम कितना भी मनाए लेकिन ये इशू हमारी बातें मान ही नहीं रही है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे तो रविकांत दादाजी उसे देखकर बोले, क्या बात है बेटा, ईशानी किस बात के लिए नहीं मान रही है? आप हमें बताइए, हम उन्हें मनाएंगे। उनकी बातों से सहमत होते हुए अविनाश जी भी बोले, क्या हुआ, आप हमें बताइए, हमारी पोती हमारी बातें जरूर सुनेगी। ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से ईशानी को देख बोला था। उनकी चमकती आंखों को देख ईशानी ने लाचारगी में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि जरूर उसके अविनाश दादाजी बाकी सबको चिढ़ा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईशानी के दिल में वो ही सबसे ऊपर है।
उनकी ये बचकाना हरकतें ईशानी पहले भी कई बार देख चुकी थी, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। रितिका उन सबको देख मासूम बनते हुए बोली, हम सब कब से बोल रहे हैं ईशानी को पार्टी के लिए, पर वो मान ही नहीं रही है। उनकी बात सुनकर अविनाश जैसे ही कुछ कहने वाले थे ईशानी को समझाने के लिए, उससे पहले ही विश्वंभर जी ने बोला, अगर मेरी पोती की पार्टी करने की इच्छा नहीं है तो कोई भी उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर अविनाश जी गुस्से से उन्हें घूरने लगे। ये बूढ़ा हमेशा ईशानी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है, जैसे ईशानी सिर्फ उसकी पोती हो और ईशानी पर उनका कोई हक नहीं है। उनकी बात सुनकर तो रितिका के साथ साथ बाकी सब भी मायूस हो गए थे। उन्हें लग नहीं था कि विश्वंभर जी ईशानी को मनाने की जगह उल्टा ऐसा बोलेंगे। वो सब यही बातें कर रहे थे कि ईशानी को पार्टी के लिए कैसे कन्विंस करे, तभी प्रिया कुछ सर्वेंट के साथ अपने हाथों में जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर हॉल में आते हुए अपने चेहरे पर झूठी मासूमियत लिए बोली, ईशानी इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं है, जब वो सब बोल रहे हैं तो तुम्हें उन सबकी दिल रखने के लिए ही सही पर मान जानी चाहिए। उसकी बातें सुनकर सबकी नजरें प्रिया की तरफ मुड़ गई, जो अपनी चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लिए किसी अच्छी संस्कारी लड़की की तरह अपनी हाथों में ट्रे लिए हॉल में आ रही थी। अगर इस वक्त कोई और उसकी बातें सुन लेता जो प्रिया को अच्छे से ना जानता हो, वो जरूर ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि इस दुनिया में प्रिया से ज्यादा समझदार और मासूम लड़की शायद कोई है ही नहीं। पर यहाँ बैठे पांचों फैमिली को प्रिया की असली रंग अच्छे से पता थी। सिर्फ सुकेत जी, आरती जी और मेहरा फैमिली की चारों भाई को छोड़कर, क्योंकि उनकी आंखों में तो प्रिया की प्यार की पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। CH91 कल्पना जी की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, मोक्ष ने दिया प्रिया को धमकी। प्रिया इस वक्त बहुत मासूमियत से ये सब बोल रही थी, पर सच तो यही था कि वो बस सबके सामने अपनी बातों से ये साबित करना चाहती थी कि ईशानी कितनी जिद्दी और रुड है। जो अपनी दोस्त और भाइयों की बात भी नहीं रखती थी, उसे यही लग रहा था कि इस बात को बोलकर जरूर वो ईशानी और उसकी दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती थी। पर उसकी बातें सुनकर तो ईशानी की चारों दोस्तों और भाइयों का मुंह बन गया था। वहीं मोक्ष को भी इस वक्त प्रिया पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर ये लड़की उसकी बेबी डॉल के रास्ते में ऐसे ही बार बार आएगी तो जरूर मोक्ष उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। उसने अपनी बेबी डॉल को देख जो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे उसकी बातों से कोई मतलब ही ना हो। वहीं प्रिया ने ज्यादा किसी की एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया, उसने शर्माते हुए ट्रे को टेबल पर रखा। तभी अनुजा, जो अब तक प्रिया की बातों से गुस्से से आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की कितनी बेकार है, जिसने ईशानी को पहले कितनी परेशान किया था। तुम होती कौन हो हमारे दोस्त के बारे में बताने वाली? तुम्हें किसी ने तुम्हारी राय मांगी क्या, जो तुम हम सबके बीच में बोल रही हो? अनुजा ने गुस्से में बोली। उसकी बातों से सहमत होते हुए नंदिनी बोली, और अगर मेरी इशू जिद्दी है भी तो इससे तुम्हें क्या? उसके पास हम है, उसके चारों फैमिली है, जीजू है जो उसकी हर जिद को पूरा करने की ताकत रखते हैं। वहीं उन दोनों की बात सुनकर प्रिया की मुंह तो पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों भी सबके सामने उसे इस तरह बेइज्जत करेंगे। उसने तो सोचा था वो सबके सामने फिर से ईशानी को एक बुरी और जिद्दी लड़की बना देगी, जैसा उसने पहले भी किया था और सबके सामने ईशानी को एक बुरी और झगड़ालू लड़की बना दिया था। क्या ये सब ईशानी की दोस्ती और प्यार में इतने पागल हैं जो ईशानी की जिद्दीपन और रूड बिहेवियर से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने ट्रे रख के अपनी नजरें ऊपर उठाकर सबकी तरफ देखा, जो उसकी तरफ डिस्गस्टिंग नजर से देख रहे थे, जैसे उसकी बातें सबको फालतू लगी हो। फिर उसने उम्मीद से मोक्ष की तरफ देखा कि शायद वो ईशानी की इस बिहेवियर की वजह से डिसपॉइंट हो, पर मोक्ष तो ईशानी को बड़े प्यार से देख रहा था, जिससे प्रिया को और भी बुरा लगा। ये सारी बातें उसने सिर्फ ईशानी की दोस्तों और फैमिलीज की मन में ईशानी के लिए गलत इंप्रेशन डालने के लिए नहीं किया था। वो तो ये बातें मोक्ष को भी इनडायरेक्टली दिखाना चाहती थी कि ईशानी कितनी रुड और जिद्दी है, और इसके साथ वो खुद भी मोक्ष की नजरों में एक समझदार और अच्छी लड़की साबित हो जाती। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोक्ष तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर वेद, अभिक, रुद्र और ध्रुव की तरफ देखा, जो उसे देख तो रहे थे पर उनकी आंखों में अपने लिए गुस्सा वो अच्छी तरह से भांप सकती थी। उसने ईशानी को देखा, जो बिना किसी इमोशन के बैठी थी और कल्पना जी के साथ बात कर रही थी। ऐसा क्या है इस लड़की में जो सब उसे पसंद करते हैं? वो बस एक रूड और एरोगेंट लड़की है जिसमें बस मेडिकल स्किल है। इसमें इतना ज्यादा क्या खास है जो दुनिया की सभी टॉप फैमिलीज उसे इतना पसंद करते हैं? ईशानी तो उसकी नजरों में बस एक गवार थी जो अनाथ आश्रम में थी और यहाँ उसकी पोजीशन छीनने आई थी, जबकि वो इस फैमिली की प्रिंसेस थी। फिर मोक्ष को वो क्यों पसंद नहीं आ रही थी? उसने इन सब रिच फैमिली की लड़कों के सामने खुद को वेल मैनर्ड और ग्रेसफुली प्रेजेंट किया था, फिर भी इनमें से कोई भी इसकी तरफ देख तक नहीं रहा था, जबकि वो भी बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी आंखों में झूठी नमी लाते हुए बोली, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ईशानी के भले के बारे में ही सोचकर बोल रही थी कि उसे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, वरना लोग उसे रूड समझेंगे। इस बार उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई, मोक्ष की आंखें भी सर्द हो गई। आखिरकार इस बेवकूफ घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ही उसकी बेबी डॉल को टारगेट करने की? ईशानी या फिर कोई और कुछ बोलता उससे पहले कल्पना जी अपनी रौबदार आवाज में बोली, मिस मेहरा, आपको मेरी बहू के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ईशानी की कंधे पर हाथ रखकर एक स्माइल के साथ बोली, मुझे मेरी बहू की यही रूडनेस और एरोगेंस बहुत पसंद है। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बहू सबको डोमिनेट करने वाली है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही राजवंश खानदान की बहू को सूट करता है। उनकी बात सुनकर ईशानी और मोक्ष की फेस पर एक साथ ही स्माइल आ गई। मोक्ष ने मन ही मन सोचा, उसकी मोम को एक साथ एक इंसान की तारीफ और दूसरे इंसान की इनडायरेक्टली बेइज्जती करना बहुत अच्छे से आता है। वहीं बाकी फैमिली, खास करके ईशानी के सारे दादा दादी, डैड और सारे मोम, उसकी चारों दोस्त और चारों भाई, सब कल्पना जी की बात सुनकर हैरान और खुश दोनों थे। हैरान इसलिए क्योंकि उन लोगों ने सोचा नहीं था कि कल्पना जी इतनी बोल्ड आंसर देगी, और खुश इसलिए थे क्योंकि वो लोग ईशानी के लिए खुश थे। वो हमेशा से ईशानी के लिए फ्यूचर में ऐसी ही किसी फैमिली और लड़का चाहते थे जो शादी के बाद हर कदम पर ईशानी को सपोर्ट करे, और वो इतने देर घुलने मिलने के बाद समझ गए थे कि राजवंश फैमिली ईशानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मोक्ष भी ईशानी के लिए परफेक्ट है। वहीं मेहरा फैमिली में भी सब हैरान थे। कल्पना जी की बात सुनकर उन्हें लगा नहीं था कि कल्पना जी ईशानी को इतना सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बिजनेस सर्किल में राजवंश फैमिली के बारे में सुना था, और उन लोगों ने जो भी सुना आज उन्हें वो सब कुछ सच लग रहा था। सच में राजवंश फैमिली में कल्पना जी और बाकी सबका ऑरा और मोस्टी बहुत पावरफुल है, और सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कल्पना जी जब बोल रही उनकी आवाज में एक अथॉरिटेटिव ऑरा था जो सबको उनकी बातें मानने पर मजबूर कर सकती थी। वहीं प्रिया तो उनकी बात सुनकर जैसे सदमे में थी। क्या सच में राजवंश फैमिली में सबको ईशानी इतनी पसंद है? कल्पना जी की बातें उसकी ऊपर बॉम्ब की तरह गिरी थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कल्पना जी इतनी बोल्ड होंगी। क्या उन्हें प्यारी और जेंटल लड़कियां पसंद नहीं है? क्या उन्हें ईशानी की तरह एरोगेंट लड़की पसंद है? उसने तो कितनी अच्छी तरह से एक काइंड लड़की बनने का नाटक किया था ताकि मोक्ष की फैमिली की नजरों में उसकी अच्छी छवि बन सके, एक प्यारी और दयालु लड़की के तौर पर कल्पना जी की बातें सुनकर उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी एफर्ट्स मिट्टी में मिल गए। तभी कनक जी भी कल्पना जी की बातों से सहमत होते हुए बोली, बिल्कुल मेरी बहू ने बिल्कुल सही कहा। मेरी पोता बहू बिल्कुल हमारी तरह है। नहीं नहीं, मेरी पोता बहू तो हमसे भी ज्यादा थॉटफुल है, जो मेरे पोते को हैंडल कर सकती है, और चाहे ईशानी कुछ भी करे मेरा पोता उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। सही कहा ना मैंने? इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ देखकर हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर अब सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। हे भगवान, दोनों कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहीं अपनी बातों में खुद को भी घसीटता देख मोक्ष ने अपनी आई रोल किया। उसकी मोम और दादी माँ दोनों ही कभी उसकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर उसकी हथेली को सहलाते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही कहा दादी माँ। अगर मेरी डॉल किसी को मार डालेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा उसके पीछे हूँ उसे सपोर्ट करने के लिए। मेरे लिए सिर्फ मेरी ईशानी, मेरी बेबी डॉल ही मायने रखती है। अगर फ्यूचर में किसी ने उसे हट करने की या टारगेट करने की कोशिश की तो उस इंसान को मैं इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा। ईशानी जो इस वक्त मोक्ष को देख रही थी, उसकी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो समझ गई कि उसका हब्बी ये सब उस प्रिया को टारगेट करके कह रहा है। देख जाए तो इस वक्त मोक्ष प्रिया की तरफ बिना देखे ही उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था कि वो फ्यूचर में कभी उसकी बेबी डॉल को हट करने के बारे में सोचे भी नहीं। इस वक्त ईशानी को मोक्ष पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। मोक्ष ने जिस हाथ से ईशानी की हथेली को सहला रहा था, ईशानी ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और दोनों की हाथ को क्रॉस कर लिया। वहीं मोक्ष ईशानी की पकड़ को अपने हाथ पर महसूस करके खुद हो गया। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो अब तक मोक्ष ईशानी को किस कर रहा होता। मोक्ष की ये बात सुनकर राजवंश फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो खुश थे। नव्या और दक्ष तो एडमिरेशन से अपने भाई भाभी को देख रहे थे। बाकी फैमिली भी थोड़ा शौक थे, पर वो खुश भी थे कि मोक्ष ईशानी को हर वक्त प्रोटेक्ट कर सकता है। सुकेत जी, आरती जी और समीर, दर्शित, रेहान और अयान बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्होंने सिर्फ आज तक मोक्ष राजवंश की क्रूएलिटी के बारे में सुना था। जो नाम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में दहशत फैला सकता है वो नाम था मोक्ष राजवंश, और अभी मोक्ष की बात सुनकर उन्हें भरोसा था कि मोक्ष सच में पलक झपकते ही लोगों को गायब कर सकता है। वहीं महाजन फैमिली तो बस उन सब की बातें सुनकर हैरान पर हैरान हुए जा रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि ईशानी की स्टेटस राजवंश फैमिली में इतना हाई होगा। वो लोग तो ईशानी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि उनके सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। अगर राजवंश फैमिली की किसी के सामने भी राहुल ने ईशानी को इंप्रेस करने की कोशिश किया तो मोक्ष राजवंश उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। उन चारों को काफी रिग्रेट फील हो रहा था कि क्यों उन लोगों ने पहले ईशानी को नहीं चुना। अगर वो लोग पहले ईशानी को प्रिया के बदले चुनते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। राहुल ईशानी को चोरी छुपे देख रहा था। जितना वो ईशानी को देख रहा था उतना ही उसे प्रिया को चुनने पर रिग्रेट फील हो रहा था। ईशानी की नोवेल और पावरफुल पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती, मेडिकल स्किल और बड़े बड़े फैमिली में इन्फ्लुएंस, इनमें से एक भी रीजन ईशानी को प्रिया को ओवरशैडो करने के लिए काफी थी। फिर उसने प्रिया को देखा तो उसे एहसास हुआ कि प्रिया में कुछ भी खास नहीं है। ना वो खूबसूरती में ईशानी को मात दे सकती है और ना ही स्किल और इन्फ्लुएंस में। उसे इस वक्त प्रिया बस एक एवरेज लड़की लग रही थी। प्रिया जो उनकी बातें सुनकर हैरान थी और उसे एहसास हो रहा था कि ये लोग उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसे कुछ और अच्छा प्लान बनाना होगा। पर मोक्ष की बात सुनकर तो मानो वो जम सी गई। उसे मोक्ष कोल्ड टोन और सफोकेटिव ऑरा से बहुत डर लग रहा था। इसका मतलब क्या है? अगर वो ईशानी को परेशान करेगी तो मोक्ष उसे मार डालेगा। उसने मन ही मन सोचा और डर से अपना थूक गटक लिया। चाहे उसे कितना भी डर क्यों ना लगे, पर वो ऐसे अचानक एक अच्छी दयालु लड़की की छवि को चेंज तो नहीं करने वाली थी इस वक्त डर के मारे पैनिक करके। इसलिए उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कल्पना जी और कनक जी और मोक्ष की बातों को समझ गई हो। फिर अपनी चेहरे पर फोर्सफुली एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ देखकर बोली, मैं समझ गई। फिर ईशानी की तरफ देखकर अपनी गुस्से और डर को काबू करके चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए बोली, सॉरी ईशानी, अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं आगे से बोलने से पहले ध्यान रखूंगी। ईशानी उसकी आंखों में देखकर ही समझ गई कि प्रिया अपनी डर और गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर ईशानी को मन ही मन प्रिया पर हंसी आ रही थी। सच में प्रिया उसे किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। पता नहीं कैसे वो पिछले जन्म में इसकी चाल को समझ नहीं पाए। जब प्रिया ने देखा कि ईशानी उसकी बातों पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसे काफी इंसल्टिंग फील हुआ। फिर भी वो मुस्कुराते हुए सर्वेंट के साथ मिलकर जूस और कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने लगी। पर वहां बैठे ज्यादातर लोगों को प्रिया के हाथ से जूस लेने का मन ही नहीं था, इसलिए ईशानी की दोस्तों ने बहाना करके मना कर दिया। वो इस लड़की के हाथ से पानी भी ना पिए तो जूस क्या पिएंगे। प्रिया को भी उनके ना लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो शर्माते हुए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वेद और रुद्र के सामने गई। इस वक्त वो जितना हो सके मासूम बनने का नाटक कर रही थी। CH92 प्रिया की मोटिव, माथुर फैमिली, ये सब ऋतिका और ईशानी की बाकी दोस्त भी नोटिस कर रहे थे कि कैसे प्रिया उनकी दोनों भाइयों के सामने शर्मा रही है, जिसे देखकर चारों को प्रिया से काफी डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही थी। इस घटिया लड़की को क्या लगता है, अगर वो वेद, भव और रुद्र भाई के सामने ऐसे शर्माने का नाटक करेगी तो क्या वो उसे पसंद करने लग जाएंगे। चारों मन ही मन यही सोच रहे थे। वहीं प्रिया के मन में तो बस यही चल रहा था कि क्या हुआ अगर मोक्ष उसे पसंद नहीं करता है तो वो इन अमीर लड़कों में से किसी को इंप्रेस तो कर ही सकती थी ना। अगर इनमें से कोई उससे इंप्रेस होकर उसके प्यार में पड़ जाए तो भी वो राज कर सकती है। इनमें बैठा हर लड़का आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस रखता है और इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली की बारिश है। और आने वाले दिनों में ये लोग ही अपनी फैमिली बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ बैठा हर कोई लड़का अमीर और बिलियनियर है। वहीं वेद और रुद्र तो प्रिया को नोटिस भी नहीं कर रहे थे। रुद्र तो आपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था। रुद्र ने आपने फोन में देखते हुए ही बिना नोटिस किए प्रिया की हाथों से कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास ले लिया। इसी बीच गलती से उसका हाथ थोड़ा सा प्रिया की हाथ से टच हो गया। रुद्र ने तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर इस बात से प्रिया मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसे लग रहा था कि रुद्र ने जानबूझकर उसे टच किया है। वहीं रुद्र, जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये उसके सामने खड़ी बेकार लड़की क्या सोच रही है, वरना वो अब तक अपने हाथ को 10 बार सैनिटाइज कर चुका होता। पर प्रिया को तो लग रहा था शायद रुद्र रायजादा को वो पसंद है। यही सोचकर वो ज्यादा शर्माने की नाटक करते हुए रुद्र को देखने के लिए अपनी नजरें उठाई, पर ये क्या, रुद्र तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये सब प्रिया के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा शायद रुद्र सबके सामने उसे देखने से बच रहा है। उसने वेद की तरफ ड्रिंक बढ़ाया तो वेद ने लेने से मना कर दिया। ऐसे भी उसे कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पसंद नहीं थी। प्रिया को इस तरह सबको सर्व करते देख सुकेत जी और आरती जी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। आफ्टर ऑल बचपन से प्रिया ने कभी कोई काम नहीं किया था।
वो तो खुद के लिए भी कभी कुछ सर्व नहीं करती थी, तो दूसरों को सर्व करना तो दूर की बात है। उन्हें लग रहा था प्रिया अब मैच्योर हो गई है, पर उन्हें क्या पता कि प्रिया के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। वो मैच्योर नहीं हुई है, वो इन सबके सामने अच्छी और संस्कारी बनने का नाटक कर रही है, ताकि इन सबके सामने उसकी एक इनोसेंट और प्यारी लड़की की छवि बन सके, ताकि वो इनमें से किसी एक अमीर लड़के को फंसा सके और फ्यूचर में राज कर सके। प्रिया इस वक्त मन में यही सोच रही थी कि ईशानी को ये सब लोग इतने पसंद करते हैं और ईशानी भी इन्हें काफी पसंद करती है और इन लोगों की क्लोज भी है। अगर वो रुद्र, वेद, अभिक या फिर ध्रुव में से किसी के साथ भी रिलेशन में आ गई तो फ्यूचर में उसे बहुत फायदा हो सकता था। फ्यूचर में वो उन्हें ईशानी के खिलाफ भड़काने में भी इस्तेमाल कर सकती थी। प्रिया जब मोक्ष और राजवंश फैमिली के पास गई तो किसी ने भी उसका ऑफर किया हुआ जूस और ड्रिंक नहीं लिया। मोक्ष ने तो जूस की तरफ देखा भी नहीं, वो तो अपनी बेबी डॉल में खोया हुआ। सबका अपने तरफ ऐसा बिहेवियर देखकर प्रिया अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला रही थी, पर उसने अभी भी अपनी छह पर झूठी स्माइल बरकरार रखा था। वहीं महाजन फैमिली ने जूस और कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लिया। उन्हें काफी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि वो जितना भी कोशिश कर रहे थे इन सभी बड़े फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने की, वो सब वेस्ट जा रहा था, क्योंकि वो सब उन्हें इग्नोर कर रहे थे। वो सब अब यहाँ और जायद देर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुकेत जी और आरती जी को बोलकर जाने लगे। प्रिया जो हर बार राहुल से चिपकी हुई रहती थी, आज वो ऐसा कोई भी कोशिश नहीं कर रही थी और ये बात घर में मेहरा फैमिली ने और महाजन फैमिली ने भी अच्छे से नोटिस किया था, पर किसी ने कुछ जायद नहीं सोचा। ऐसे भी घर में इस वक्त काफी सारे लोग थे। वहीं राहुल ने भी आज प्रिया से बाय बोलने तक की जहमत नहीं उठाई, बस शाम को पार्टी में आ जाएंगे बोलकर उसने एक बार ईशानी की तरफ देखा, फिर वहां से चला गया। गाड़ी मेंशन के गेट से बाहर जाने के बाद रोमिका को अभी तक उन सारे आउटस्टैंडिंग लड़कों को अपनी दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम आपने देखा उस चालक लोमड़ी प्रिया को आज कैसे उन लड़कों के आसपास मंडरा रही थी। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़ घटिया है, इसने जानबूझकर भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि भाई की शादी उनकी असली मंगेतर ईशानी के साथ ना हो पाए। और पहले कैसे वो भाई से चिपकने का बहाना ढूंढती थी, पर आज आपने देखा कि उन अमीर लड़कों के सामने तो वो भाई से बात तक नहीं कर रही थी। उसकी बात मोहिनी जी को भी सही लगी। सच में प्रिया आज एक बार भी उनके पास नहीं आई और बस उन सब बड़े फैमिली के आसपास ही लगी रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पता नहीं मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि वो लड़की कितनी घटिया और चालाक है। पहले वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती थी और अब जब उसके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं तो वो उनके पीछे भागकर उन्हें इंप्रेस करना चाहती है, पर उसे क्या लगता है वो लोग उसे एक नजर देखेंगे भी ना। तो वो ईशानी की तरह खूबसूरत है और ना ही उसका कोई अच्छा बैकग्राउंड है, पता नहीं किस बात का घमंड है उसे। वहीं राहुल जो आगे बैठकर अपनी मॉम और बहन की बात सुन रहा था, उसे भी उनकी बातें सही लग रही थी। उसने भी क्लियरली ये नोटिस किया था कि कैसे प्रिया बेशर्मों की तरह उन लड़कों के आगे पीछे घूम रही थी। वो एक लड़का था इसलिए वो देख पा रहा था कि उनमें से किसी को प्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी प्रिया उनके आगे पीछे ही घूम रही थी। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने प्रिया को जितना मासूम, प्योर और काइंड लड़की समझा था, प्रिया उतनी भी मासूम नहीं है। वहीं मेंशन में अभी भी खुश भरा माहौल था। प्रिया देख रही थी कि कैसे ईशानी सबके बीच एक तारे की तरह चमक रही थी और ये देखकर जलन के मारे उसका बुरा हाल था। वहीं सुकेत जी और आरती जी अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड इमोशन लिए ये सब देख रहे थे। उनके मन में बस यही चल रहा था, क्या अगर जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तब अगर उन्होंने उसे अपना लिया होता तो क्या ईशानी उनके साथ भी इस वक्त ऐसे ही हंसी खुशी नहीं रही होती। वहीं समीर, दर्शित, रेहान और अयान चारों अपनी उस बहन को देख रहे थे जिसे उन्होंने यहाँ रहते वक्त कभी प्यार नहीं दिया था और ना ही उसे एक बहन होने का हक दिया था और ना ही अपनी भाई होने का कोई कर्तव्य निभाया था। आज उसी बहन को प्यार करना चाहते थे, ढेर सारी बातें करना चाहते थे और उसकी सारी बातें सुनना भी चाहते थे, पर उनकी बहन आज उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती थी। आज उसके और भी भाई हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं कि ईशानी को शायद अब उनकी प्यार की जरूरत ईशानी की नहीं है। उन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी कि उनकी बहन के ये लोग कितने क्लोज हैं। वहीं दूसरी तरफ इन खुश भरा माहौल से अलग एक बड़े से विला में मातम छाया हुआ था। एक औरत एक डेड बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी और कुछ और लोग उसे संभाल रहे थे। जिसने भी मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए एक 70 साल बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत दिखाई दे रहा था। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं वादा करता हूं मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अगर इन सबके पीछे सहगल फैमिली हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए एक लड़का अपने आंखों में गुस्सा और नफरत लिए बैठा अपने मरे हुए पिता के लाश को देख रहा था। ये माथुर फैमिली था, इनकी फैमिली की सालों से सहगल फैमिली से दुश्मनी है, जिस वजह से ये हर वक्त उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। इनका इलीगल बिजनेस भी है। कुछ दिन पहले ही ब्रिजेश माथुर जो इस वक्त मरा हुआ सबके सामने पड़ा था, उसने ही निखिल सहगल पर अटैक करवाया था, पर किस्मत से वो बच गए। ये पहली बार नहीं था जब इन लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश किया था। CH93 हैरानी, जलन, जैकी की बच्चों वाली हरकतें, न्यूज। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में अभी भी खुशी भरा माहौल था, सब बातें कर रहे थे। सबकी जिद करने पर रविकांत जी भी मान गए थे और उन्होंने बोल दिया था शाम को ईशानी की केक कटिंग और सेलिब्रेट भी यही होगी। और इस बात से ईशानी बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, गिर भी वो इस वक्त अपने दादाजी को मन नहीं कर पा रही थी। बाकी चारों फैमिली भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थी इस बात से, क्योंकि ये लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर ईशानी की दादाजी रविकांत जी की बात को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए ही ना चाहते हुए भी वो मान गए। वहीं इस बात से प्रिया सबसे ज्यादा नाराज और परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि ईशानी की केक कटिंग सेलिब्रेशन भी यही हो। पहले से ही ईशानी ने खुद पर सारे अटेंशन ग्रैब कर रखा है और अगर आज ईशानी की पार्टी भी यही होगी तो सबका अटेंशन फिर से ईशानी के ऊपर चला जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बर्बाद हो जाएगी, उसकी जो दुनिया के सामने इकलौती राजकुमारी वाली इमेज है वो भी चली जाएगी। तब तो वो किसी भी अमीर लड़कों का अटेंशन खुद पर नहीं ला पाएगा, वो सबके बीच मजाक उड़ाने वाली नकली राजकुमारी बनकर रह जाएगी। प्रिया ने अपने मासूम और उदासी भरी आंखों से अपने मॉम, डैड और भाई की तरफ देखा। वो चाहती थी कि उसके मॉम, डैड और भाई दादाजी को मना कर दे यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए, पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि ईशानी की बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। उल्टा वो तो खुश लग रहे थे ये बात सुनकर। अपनी पेरेंट्स और भाइयों को खुद होते हुए देखकर प्रिया अपनी गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। नंदिनी अपने दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी आपने इस बार कौन सा यूनिक गिफ्ट तैयार किया है इशू के लिए। उनकी बात सुनकर विश्वंभर जी कुछ कहते उससे पहले देवेंद्र जी विश्वंभर जी को ताना मारते हुए, बे इस बूढ़े ने जरूर कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया होगा मेरी प्यारी पोती के लिए।
देवेंद्र जी की बात सुनकर विश्वंभर जी चिढ़ गए और जैसे ही कुछ कहने वाले थे, उससे पहले ही देवेंद्र जी जो विश्वंभर जी के चिढ़े हुए अंदाज देख खुश हो रहे थे, वो तुरंत अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर बोले, अब ये मत कहना तुमने सच में इशू के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। उनकी ये बात सुनकर तो विश्वंभर जी और भी चिढ़ गए और उन दोनों की ऐसी बच्चों वाली झगड़ा देखकर बाकी सब एंजॉय कर रहे थे। तभी विश्वंभर जी गुस्से में बोले, वो मेरी पोती के लिए सरप्राइज गिफ्ट है, मैं तुझे क्यों बताऊं। फिर देवेंद्र जी को चिढ़ाने वाले नजरों से देखते हुए बोले, वो तो तुम ही हो जो शायद गिफ्ट देना भूल जाता है। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह बन गया और वो मुंह बनाते हुए बोले, किसने कहा कि मैं भूल जाता हूं। मैंने बहुत सारा सोच रखा है, मैंने एक जेट या फिर प्राइवेट कैसल के बारे में सोचा है, पर जो मेरी इशू को पसंद आएगी मैं उसे वही गिफ्ट करूंगा। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। सुकेत जी और आरती जी का तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जेट या कैसल ये सब तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर देवेंद्र जी ये ईशानी को गिफ्ट करना चाहते हैं। पक्का ईशानी के लिए उनके दिल एक स्पेशल जगह है। वहीं चारों भाई भी हैरान थे। प्राइवेट जेट तो उनके पास भी नहीं था, वो भी पर्सनल। इस बार राजवंश फैमिली भी हैरान थे कि सच में ये लोग ईशानी को अपनी खुद की पोती ही मानते हैं, वरना कौन ऐसे करोड़ों का गिफ्ट देता है। सच में उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ को वह लोग सच में प्यार करते हैं। वहीं प्रिया को तो हैरानी और जलन दोनों हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने जेनेरियस क्यों है ईशानी के लिए। सिर्फ उसकी बर्थडे ही तो है, इसमें इतना स्पेशल बात क्या है जो ये लोग ईशानी को करोड़ों का गिफ्ट देना चाहते हैं। वहीं ईशानी ने अपना सिर पकड़ लिया था। सच में उसके दोनों दादाजी हमेशा बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। उसे पता था आज भी वो जरूर लड़ने लग जाएंगे कि कौन उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ऊपर से अगर वो गिफ्ट लेने को मन करेगी तो अगले एक साल तक वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कंप्लेन करेंगे। वहीं देवेंद्र जी की बात सुनकर विश्वंभर जी हंसते हुए बोले, तुम मेरी प्यारी पोती को जेट और प्राइवेट कैसल देना चाहते हो। मेरी पोती को इसकी क्या जरूरत है, उसके पास पहले ही प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल भी है। मुझे लगता है तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए चीजें भूलने लगे हो। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह काला पड़ गया। ये बूढ़ा हमेशा उनकी काम में टांग अड़ाता है। वो नाराजगी से बोले, तो क्या हुआ अगर उसके पास से पहले है मैं ये एक और उसे दे दूंगी, उसके पास ऑप्शन के तौर पर रहेगा ना। उनकी बात सुनकर विश्वंभर जी ने मुंह बना लिया। वहीं अविनाश जी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर खुशी से एंजॉय कर रहे थे। वहीं बाकी सबको ये सुनकर तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि ईशानी के पास पहले से ही खुद का प्राइवेट जेट और कैसल है। पर मेहरा फैमिली तो हैरानी से आंखें बड़ी में ईशानी को देखे जा रहा था। सुकेत जी और आरती जी चारों भाइयों के मन में यही चल रहा था कि जब ईशानी के पास कितना पैसा है और वो कितनी पावरफुल है जो वो एक प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल को ओन कर सकती है। जिसके पास एक प्राइवेट जेट ऑफर करने की कैपेबिलिटी है, उसे भला उनकी छोटी सी शेयर में क्यों ही दिलचस्पी होगी। प्रिया की तो ये सुनकर जलन से बुरा हाल था। उसे लग रहा था जरूर मोक्ष ने ही ईशानी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया होगा, वरना वो गवार लड़की कैसे एक प्राइवेट जेट और कैसल ऑफर कर सकती है। वो चाहे कितनी भी इनकम कर ले, भले ही वो डॉक्टर ईशा है, फिर भी इतना सब कुछ ओन नहीं कर सकती। ये सोचकर उसे और भी गुस्सा और जलन हो रही थी। उसने एक नजर मोक्ष को देखा जो ईशानी के पास किसी किंग की तरह बैठा था। उसका चार्मिंग फेस, शार्प फीचर्स उसे सबसे अलग बनाता था। उसका प्रेजेंस और ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अब तो प्रिया और भी डिटरमाइंड हो गई थी। अब तो उसे कुछ भी करके मोक्ष का दिल जीतना होगा। एक बार अगर उसने मोक्ष का दिल और ट्रस्ट जीत लिया तो वो ईशानी को मोक्ष की लाइफ से बाहर फेंक देगी। उसके बाद वो भी एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाएगी। सच में राहुल क्या और कोई भी लड़का मोक्ष को पैसों पावर में मात नहीं दे सकता। जरूर ईशानी की किस्मत बहुत अच्छी है जो वो मोक्ष को पसंद आ गई और अब लग्जरी लाइफ जी रही है, पर ज्यादा दिन तक नहीं, वो जरूर उससे मोक्ष को छीन लेगी। कुछ देर बाद मोक्ष और राजवंश फैमिली निकल गए। उन्हें शाम को भी आना था क्योंकि रविकांत जी और प्रभा जी दोनों ने रिक्वेस्ट किया था और वो ईशानी के दादा दादी थे जिन्हें ईशानी बहुत मानती थी, तो वो उन्हें मना करके उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाले थे। तभी ईशानी को जैकी का कॉल आया तो उसने साइड में कर कॉल आंसर किया। तो उधर से जैकी की इम्पीसेंट और उदासी से भरी आवाज आई, बोस काम हो गया। फिर बच्चों वाली थोड़ा नाराज आवाज में बोला, बोस आपने मुझे काम से दिया, मैंने आपकी पूजा मिस कर दिया। उसकी बच्चों वाली बात सुनकर ईशानी अपनी यूजुअल टोन में बोली, शाम को आ जाना। आपनी बोस की बात सुनकर जैकी खुश होकर बोला, बोस क्या हम पार्टी करने वाले हैं। इस पर ईशानी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और रूड टोन में बोली, नकुल को फोन दो। ईशानी की बात सुनकर जैकी का मुंह छोटा हो गया और वो अपने पास खड़ा नकुल को घूर घूर कर देखने लगा। वहीं नकुल जिसे भी आपनी बोस की बातें सुनाई दी थी वो जैकी की गुस्से वाली नजरों को इग्नोर करके जैकी के हाथ से फोन ले लिया। तो जैकी गुस्से से पैर पटकते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और गुस्से से नकुल को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे नकुल ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। वहीं ईशानी ने नकुल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। नकुल भी ध्यान से सुनने लगा और फिर ईशानी ने जब फोन काट दिया तो जैकी ने जल्दी आकर नकुल के हाथ से फोन को छीन लिया और उसे घूरते हुए बोला, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर आप सब जल्दी काम खत्म कर देते तो मैं भी आज बोस के साथ उनकी जन्मदिन की पूजा में होता। उसकी बात सुनकर नकुल का मन कर रहा था कि आपने सिर ही पीट ले। उसने सुबह से ये बात जैकी के मुंह से कम 100 बार सुन चुका था। नकुल चिढ़ते हुए बोला, बस करो, कितने बार एक ही बात बोलोगे। तुम खुद ही थे जो वहां जाने की जिद कर रहे थे, मैंने तुम्हें नहीं बोला था हमारे साथ आने के लिए। उसकी बात सुनकर जैकी क्या बोले समझ नहीं आया। फिर अकड़ दिखाते हुए गुस्से से बोला, तो क्या हम काम और भी जल्दी खत्म कर सकते थे। वो हमारे कब्जे में ही तो था, तुम लोगों की वजह से ही आने में देर हुई। तुम लोगों को ही तो उस पागल के साथ लुका छुपी खेलना था ना। इतना कहकर वो फिर से सोफे पर बैठ गया। नकुल को उसकी ये बचकानी हरकतों की आदत हो गई थी, इसलिए वो अपने सिर घटक कर अंदर चला गया। वहीं उन दोनों का ये झगड़ा बाकी वही खड़े बॉडीगार्ड्स देखकर हंस रहे थे। उन्हें दोनों की बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आकर बोला, जैकी सर क्या हम भी आज आपके साथ आ सकते हैं। वो हम सबको भी मैमको को विश करना था। उनकी बात सुनकर जैकी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज प्लान करते हैं बोस के लिए। इतना कहकर वो सब एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और प्लान करने लगे। वहीं नकुल जो अंदर चला गया था पर वो हॉल में कुछ डॉक्यूमेंट भूल गया था। जैसे ही वो हॉल में उसे लेने आया, हॉल की नजारा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था। जैकी बीच में बैठा था और उसके चारों ओर बॉडीगार्ड घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे जैकी स्टोरी सुना रहा हो और वो सब सुन रहे हो। ये यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे तुम सब नीचे क्यों बैठे हुए हो, नकुल ने कंफ्यूजन से पूछा। तो एक बॉडीगार्ड बोला, सर हम मैम के बर्थडे में सरप्राइज देने का प्लान बना रहे हैं। जैकी सर हमें आइडिया दे रहे हैं। ये बात सुनकर नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया और मन ही मन बोला, हे भगवान, कुछ ही दिनों में इस पिद्दी जैकी ने गार्ड्स को भी आपने जैसा बना लिया है।
उसने अपना सिर झटका और डॉक्यूमेंट लेकर फिर से अंदर चला गया। उसे इनकी तरह जैकी की बातों में पागल नहीं बनना था। वहीं मेहरा मैंशन में सब बैठे हुए थे, तभी अविनाश जी और निखिल जी दोनों का फोन एक साथ रिंग हुआ। दोनों ने फोन उठा लिया। निखिल जी ने थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव किया तो उधर से उनकी असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर निखिल जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं अविनाश जी का भी सेम हाल था, उन्हें भी उनकी असिस्टेंट की तरफ से कॉल आया था। निखिल जी जब हॉल में आए तो अविनाश जी और निखिल जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ईशानी की तरफ देखने लगे। वहीं बाकी सब कंफ्यूजन से दोनों को देख रहे थे, तभी वेद की फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसने भी ईशानी की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। तभी विश्वंभर जी और देवेंद्र जी एक साथ बोले, क्या हुआ, तुम तीनों मेरी प्यारी पोती को ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगे। तभी वेद बोला, आप न्यूज देखिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहीं ईशानी का सिर दुखने लगा, उसे नहीं लगा था कि ये बात इतनी जल्दी न्यूज में आ जाएगा। ऊपर से वो सब इस वक्त मेहरा मेंशन में थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये सब अभी किसी को पता चले। वहीं वेद की बात सुनकर मेहरा फैमिली को भी कुछ समझ नहीं आया, तो रेहान ने टीवी पर न्यूज चैनल ऑन कर दिया। तो न्यूज में बस ब्रिजेश माथुर की मौत की न्यूज दिखा रहा था। किसी को पता नहीं था कि ये सब किसने किया, पर 2 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि माथुर फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा नाम था। वहीं तीनों फैमिली अच्छी तरह से जानते थे कि माथुर फैमिली सहगल फैमिली की कितनी बड़ी दुश्मन है। उन्हें ये भी पता था कि कुछ दिन पहले ब्रिजेश माथुर और उसके बेटे अमित माथुर ने ही निखिल जी पर जानलेवा हमला करवाया था, जिससे निखिल जी मरते मरते बचे थे, क्योंकि उस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए ईशानी के हिडन गार्ड्स उनके पीछे थे, वरना निखिल जी की जान भी जा सकती थी। चैनल 94 राकेश जी के सवाल, ईशानी की गुस्सा हैरानी पार्टी में जरूर जाएंगे। अब तो निखिल जी, अविनाश जी और वेद की तरह बाकी सब भी ईशानी को देखने लगे। सुनिधि जी और ईशानी की बाकी तीनों मां को भले ही ये नहीं पता था कि ईशानी माफिया क्वीन है, पर उन्हें ये जरूर पता था कि जब अपनी फैमिली पर बात आए तब उनकी प्यारी बेटी ईशानी बहुत खतरनाक बन जाती थी। उन्हें पता था कि ईशानी भले ही कुछ शो ना करती हो, पर उसकी नजरें फैमिली पर हर वक्त रहती है, और फैमिली पर बात आए तो वो किसी को मारने से पहले या बर्बाद करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। वहीं मेहरा फैमिली में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इस न्यूज को देखने के बाद ईशानी को ऐसे क्यों देख रहे हैं। अविनाश जी ने ईशानी को देख फिर वेद को देखकर गुस्से से पूछा, तुम कर क्या रहे थे? क्या मैंने तुम्हें प्रिंसेस पर नजर रखने को नहीं बोला था? उनके सवाल से वेद हैरान रह गया। भला वो कैसे ईशानी पर नजर रखता? ईशानी तो उसे आसपास भी कुछ दिनों से भटकने नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नाराज आवाज में बोला, दादाजी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने नजर रखने की कोशिश नहीं की, पर आपकी इस प्रिंसेस पर कोई चाहकर भी ज्यादा देर तक नजर रख सकता है भला? आपने पोते की बात सुनकर अविनाश जी चिढ़ गए, क्योंकि असल में तो वो भी जानते थे कि अगर उनकी पोती चाहे तो कोई भी उस पर नजर नहीं रख सकता। उन्होंने भी तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों को ईशानी पर नजर रखने के लिए भेजा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो पता भी नहीं कर पाए कि कब ईशानी कहां जाती थी। निखिल जी आपने बेटे की बात सुनकर बोले, नालायक तू डैड को जवाब दे रहा, तुझसे तो एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहकर वो मन ही मन सोचने लगे, चाहे हम कितनी भी नजर रख ले, मेरी शेरनी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। वहीं आपने दादाजी और डैड दोनों को खुद पर ही गुस्सा करते देख वेद लाचारगी से अपनी प्यारी बहन ईशानी की तरफ देखने लगा, ताकि वो उन दोनों के सवालों से उसे बचा ले। वहीं ईशानी वेद की ऐसी पिटीफुल नजर नोटिस करके आपने सिर हिला देती है। वहीं ईशानी की चारों दोस्त और भाई तो वेद की इस हालत पर हंस रहे थे। बाकी सबको तो सब कुछ समझ आ रहा था, पर सिर्फ मेहरा फैमिली में ही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ईशानी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं और ईशानी के ऊपर क्यों नजर रखनी थी। तभी अविनाश जी परेशान होकर ईशानी की तरफ देखकर बोले, आपने ये क्यों किया प्रिंसेस? हम इसलिए आपको इस सबसे दूर रखना चाहते थे, हम नहीं चाहते आप किसी से दुश्मनी मोल ले। आपने दादाजी बात सुनकर और उनकी फिक्र महसूस करके ईशानी अपनी शांत आवाज में बोली, जब दुश्मन आप पर हमला करे तब हमें 4 कदम पीछे हटकर चुपचाप बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पीछे 4 कदम लेकर उनसे भी दुगनी ताकत से उन पर वार करना चाहिए। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई मेरी फैमिली की किसी पर आंख उठाए तो मैं क्या करती हूँ। उन्होंने जब हमला करवाया था उससे पहले तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि अनलाइक भूल से उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सब समझ रहे थे कि ईशानी निखिल जी पर हुए हमले की बात कर रही है। निखिल जी ईशानी को देखते हुए उसे समझाते हुए बोले, पर गुड़िया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उस जैसे घटिया इंसान को मारने की ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं न, उस ब्रिजेश माथुर का बाप गजेंद्र माथुर और उसका बेटा अमित माथुर भी उसकी तरह ही घटिया इंसान है। और यहाँ तक इलीगल काम में तो अमित माथुर आपने बेटे से भी बड़ा दरिंदा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरी गुड़िया को खरोच भी आए। उनकी चिंता और फिक्र को देखकर ईशानी उनकी हाथ को अपने हाथों में लिए उन्हें शांत करते हुए बोली, आप अपनी गुड़िया को अच्छी तरह से जानते हैं ना पापा, तो आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं? वहीं मेहरा फैमिली को तो जैसे एक बड़ा झटका लगा था। यहाँ तक कि इस बार तो रविकांत जी और प्रभा जी भी हैरान थे। सुकेत जी और आरती जी डर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी फूल जैसी बच्ची कैसे किसी का मर्डर करवा सकती है, वो भी इतने बड़े और जानेमन बिजनेसमैन का? और ये सब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईशानी के लिए ये रोज का काम हो। दोनों को अब ईशानी को लेकर डर लग रहा था कि कहीं इस केस में उनकी बेटी को जेल ना हो जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने शांत कैसे और ईशानी को इतने आराम से क्यों समझा रहे हैं जैसे ईशानी ने कोई छोटी गलती किया हो। वहीं समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी इस बात से हैरान थे कि उनकी बहन ने किसी का मर्डर किया है, वो भी इतने बड़े बिजनेसमैन का। वहीं प्रिया की जान तो जैसे हलक में आ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि ईशानी इतनी क्रूएल होगी कि किसी को मरवा भी सकती है। अब तो उसे थोड़ा डर लगने लगा था ईशानी से। उसने डर से अपना थूक गटक लिया। ईशानी निखिल जी को समझा रही थी, तभी उसकी फोन रिंग हुआ। ये ऑफिस की तरफ से इंपोर्टेंट कॉल था, तो ईशानी ने अटेंड कर लिया और थोड़ी देर के लिए दूर चली गई। तभी रविकांत जी अविनाश जी और निखिल जी की तरफ देखकर गंभीर भाव से बोले, अविनाश जी क्या सच में ब्रिजेश माथुर की मौत में हमारी ईशानी की हाथ है? उनकी बात सुनकर अविनाश जी ने बेबसी में अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो कहते भी तो क्या कि वो चाहकर भी अपने पोती को रोक नहीं पाए। वहीं उनकी हाँ सुनकर सबसे ज्यादा शौक मेहरा फैमिली को लगा था। अब तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी कि ईशानी ने ही ब्रिजेश माथुर को मरवाया है। विश्वंभर जी और देवेंद्र जी की चेहरा भी गंभीर हो गए थे। भले ही उन्हें ईशानी की कैपेबिलिटी पता था थी, फिर भी वो डरते थे कि कहीं इतनी सारी दुश्मनी की वजह से उनकी प्यारी पोती को कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए तो उन सब ने जितना हो सके निखिल जी पर हुए अटैक की बातों को ईशानी से छुपाने की कोशिश किया था।
सुकेत जी उन्हें देखकर गुस्से से बोले, आप सब इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप कैसे हमारी बेटी को किसी की मदद कराने दे सकते हैं? अब तो मुझे लगता है आप मेरी ईशानी से सच में प्यार ही नहीं करते। अगर आप सब उसे सच में इतना ही प्यार करते तो आप उसे इतनी बड़ी गलती कैसे करने दे सकते? और आप उसे इस बात की पनिशमेंट देना तो दूर की बात, आप उसे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वो तो अभी बच्ची, अगर उस पर मर्डर केस हो गया तो उसकी भविष्य का क्या होगा? उनकी बातें सुनकर सबका मुंह काला पड़ गया। सबको गुस्सा भी आ रहा था, किसी को भी सुकेत जी की बातें एक नहीं लगी। वहीं सुकेत जी की बातें आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान को बिल्कुल सही लगा। आरती जी सुकेत जी की हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाइए। फिर निखिल जी और बाकी सबकी तरफ देखकर बोली, हम मानते हैं कि आप सब ईशानी से बेटी की तरह प्यार करते हैं और ईशानी भी आप सबको बहुत प्यार करती है, पर आप सब उसे गलत करने पर भी रोक नहीं पा रहे हैं। तभी समीर भी बोला, आप बुरा मत मानिए, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों की दुश्मन की नजरों में ईशानी आए और वो सब ईशानी को टारगेट करे। प्रिया जो उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ ईशानी की इस हरकत से ही सही, पर घरवालों की नजरों में उसकी इमेज बर जरूर बन जाएगी। तभी सबकी कानों में एक कड़कती हुई कोल्ड आवाज सुनाई दी, मिस्टर मेहरा, मिसेज मेहरा एंड मिस्टर समीर, ये मेरा और मेरे फैमिली के बीच का मामला है, आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन प्यार करता है और कौन नहीं ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छे से पता है। और रही बात मर्डर केस की, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे संभालने के लिए मेरे आपने है। ये सब उसने सरकास्टिक वे में कहा था, जिससे उन सबको पास्ट की याद आ जाए। और आपको कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी? आपकी प्यारी बेटी प्रिया यही तो है, आप सबके सामने आप उसकी चिंता कीजिए, मेरी नहीं। और आइंदा से अगर किसी ने मेरे पापा या दादाजी या किसी और मेंबर को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझ पर हक किस बात का जता रहे हैं आप लोग? इतना कहकर उसने बाकी सबकी तरफ देख फिर बोली, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो रूम की तरफ चली गई। सुकेत जी, आरती जी और समीर और बाकी तीनों भाइयों को ईशानी का ऐसा बिहेवियर देख बहुत बुरा लग रहा था। ईशानी का उन सबको फैमिली ना मानना और उन सबके सामने ऐसा बोलना उन्हें हट कर गया। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं निखिल जी, अविनाश जी, जिन्हें पता था कि ईशानी उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकती, गिर भी कहीं ना कहीं सुकेत जी और समीर की बातें भी तोड़ सही लगी थी और उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा था, इसलिए वो चुप थे। काव्या सुकेत जी और आरती जी को देखकर बोली, अंकल आंटी, अच्छा होगा कि आप ईशानी के सामने उसकी किसी आपनों के साथ कभी ऐसी बात ना करें। दैनिक जी जो अब तक चुप थे, वो उनकी तरफ देखकर गंभीर बहन से बोले, आपने क्या कहा कि अविनाश अंकल और निखिल ईशानी को प्यार नहीं करते? तो सुन लीजिए, वो दोनों ईशानी को अपनी खुद की पोती से ज्यादा प्यार करते हैं और आज तक ईशानी को हर वो चीज देने की कोशिश की है जिससे मेरी बच्ची को खुशी मिले। सिर्फ कह देने से तो कोई माँ बाप नहीं बन जाता और ना ही जन्म देने से। आपने तो ईशानी को जन्म दिया था, पर एक माँ बाप का प्यार नहीं दे पाए, जो प्यार उसे निखिल और सुनिधि भाभी से मिला है। प्यार की बातें आप कर रहे हैं? मैं जब इशू से पहली बार मिला था तब मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था और हम ये भी जानते हैं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, ये उन्होंने मजाक भरी लहजे में बोला था। वहीं उनकी बातें सुनकर सुकेत जी, आरती जी और समीर का सिर झुक गया था। तभी रीता जी भी बोली, और आप केस की चिंता मत कीजिए, उसके दादाजी हैं सब संभालने के लिए, और आप ये सब कहने से पहले खुद के बारे में क्यों नहीं सोच लेते? वो आप लोग ही थे ना जिन्होंने खुद की 17 साल की छोटी सी बच्ची को झूठे केस में जेल भेज दिया था और ये जानने तक की कोशिश नहीं किया कि सच क्या है। उनकी बातें सुनकर तो अब सब और भी गिल्ट में चले गए। 4 सालों से इस बात की गिल्ट और फिर यहाँ आने के बाद ईशानी की बेरुखी उन्हें खाई जा रही थी। सबको फिर से उस सीसीटीवी फुटेज की याद आ गई जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वेद उन सबको देखते हुए बोला, ईशानी अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, गवर्नमेंट और कानून को वो अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। उसने तो 2 साल पहले एक पार्टी के सारे मेंबर को एक रात में गायब कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने विश्वंभर दादाजी को मारने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ सजी किया था। मेरी बहन चाहे तो किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपनी इशारों पर चला सकती है, इसलिए आप सब मेरी बहन की फिक्र छोड़ दीजिए, उसके लिए और भी बहुत लोग हैं। इतना कहकर वेद एरोगेंटली वहां से ईशानी की रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे ईशानी की सारी दोस्त और भाई भी चले गए और हॉल में सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई को हैरान छोड़ गए। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर ईशानी की कितनी बड़ी आइडेंटिटी है जो गवर्नमेंट और लॉ भी उसके समझुक है और तो और किसी भी देश को अपने सामने झुकाने की ताकत रखती है। वहीं प्रिया तो सोच सोचकर गुस्से के मारे पागल हो रही थी, आखिर ईशानी की और कौन सी आइडेंटिटी है। वहीं दूसरी तरफ रहाने विला में दीप्ति और उसके मोम डैड हॉल में बैठे थे। दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए अपने हाथ में पकड़ी इनविटेशन कार्ड को देख रही थी। जब से राजवंश विला से बेइज्जत होकर आए थे तब से दीप्ति गुस्से के मारे पागल हो गई थी। अब तो उसने जिद पकड़ लिया था कि कैसे भी करके वो अपनी बेइज्जती का बदला ईशानी से लेकर रहेगी और कुछ भी करके मोक्ष की बीवी बनकर ही रहेगी। वहीं गुस्सा तो वीरेंद्र जी और माया भी थे। उन दोनों ने तो पहले से ही मोक्ष के साथ अपनी बेटी दीप्ति की शादी का सपना सजा रखा था। दीप्ति को उस कार्ड को देखते हुए देख माया जी बोली, तुम उस कार्ड को क्यों देख रही हो? हम उस छोटी सी पार्टी में तो नहीं जाने वाले। CH95 सुकेत जी का रिग्रेट, शिवम की बच्चों वाली जिद। दीप्ति की बात सुनकर माया जी भी समझ गई कि उनकी बेटी उस पार्टी में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि दीप्ति के हाथ में जो कार्ड थी वो प्रिया की बर्थडे पार्टी की ही इनविटेशन कार्ड थी। मेहरा फैमिली ने हर साल की तरह इस साल भी मुंबई की बहुत सारे बड़े परिवारों और बिजनेस सर्कल के लोगों को इस पार्टी में बुलाया था। रहाणे फैमिली किसी भी साल इस तरह की छोटी पार्टी में नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें ये पार्टी अपने स्टैंडर्ड से छोटा लगता था, क्योंकि उनका नाम राजवंश खानदान से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता था। वीरेंद्र जी अपनी बेटी को देखकर बोले, बेटा तुम करना क्या चाहती हो? ऐसे भी वहां राजवंश फैमिली से कोई नहीं जाएगा मुझे लगता है, इसलिए हमारा वहां जाना वेस्ट है। आपने डैड की बात सुनकर दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए बोली, हाँ डैड, मुझे पता है कि राजवंश फैमिली कभी इतनी छोटी पार्टी में नहीं जाएंगे, पर वो ईशानी तो वहां होगी ना, क्योंकि वो उस घर की अडॉप्टेड बेटी जो है, और इस पार्टी से ज्यादा अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मैं आज उस ईशानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अपनी हुई बेइज्जती के बारे में सोचकर माया जी भी उसकी बातों में राजी हो गई। वो भी अपनी बेटी और खुद की हुई बेइज्जती का बदला उस ईशानी से लेना चाहती थी। वीरेंद्र जी भी अपने बीवी और बेटी की बातों से सहमत हो गए और तीनों पार्टी में जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे थे। दीप्ति ने अपनी कुछ दोस्तों को कॉल किया ताकि जान सके कि उसकी किसी दोस्त की फैमिली भी इस पार्टी में जा रहे हैं या नहीं, ताकि उसे ईशानी की इमेज खराब करने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में इस वक्त ईशानी की चारों दोस्त को छोड़कर सब चले गए थे। सहाय फैमिली भी मुंबई के अपने पर्सनल विला में रहने के लिए चले गए थे। बाहर गार्डन और घर को डेकोरेशन किया जा रहा था शाम की पार्टी के लिए।
वहीं आपने रूम में सुकेत जी और आरती जी बैठे थे, दोनों आज की बातों से परेशान थे। आरती जी ने सुकेत जी को देखकर कहा, ईशानी ने किसी का मर्डर करवाया, फिर भी वो लोग कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को और कानून को सच पता चल भी गया तो भी उनकी हिम्मत नहीं होगी ईशानी को अरेस्ट करने की। पर मुझे अब भी थोड़ा फिक्र हो रहा है, और इसी कौन सी आइडेंटिटी है ईशानी की जो किसी भी गवर्नमेंट को झुकाने की ताकत रखता है। उनकी सवाल का जवाब तो सुकेत जी के पास भी नहीं था। वो थोड़ा रुक कर बोले, इन 4 सालों में सब कुछ बदल चुका है। ईशानी अब वही मासूम ईशानी नहीं रह गई जो प्यार के लिए तरसती थी। उसने खुद के अंदर की मासूमियत को भी खत्म कर दिया है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं हम सब भी है। हम सब अपनी बेटी को वो प्यार और केयर नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती थी। बिना गलत की भी उसे उस गलत की सजा मिली जिसने उसकी कोमल दिल को भी कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। अगर उस वक्त हम उसे प्यार और अपनापन देते तो आज ये सब नहीं होता, और ना ही वो हम सबसे इतनी नफरत करती। उसने बस हमसे अपनापन और प्यार ही तो चाहा था जिस पर बचपन से सिर्फ उसका हक था, पर उसकी सारी हक प्रिया को मिली। पर जब वो इस घर में वापस आई तब हमें उसे ज्यादा प्यार देना चाहिए था ताकि वो बचपन की कड़वी यादों को भूल सके, पर हम लोगों ने उसे क्या दिया, सिर्फ दुख और दर्द। हमें उसे कंपनसेट करना चाहिए था, क्योंकि हम सबकी गलती की वजह से हमारी बच्ची ने इतने साल बाहर सफर किया। एक पूरा परिवार होने के बावजूद उसने अनाथों की तरह जिंदगी बिताई। पर हम सब उसके सामने ही उसे अपनाने से मना करके उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार दिया, पर वो सब कुछ खुशी खुशी देखती रही और हम सबकी दिल जीतने की कोशिश करती रही। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त जब हम सब उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार करते थे तब उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, कितना दर्द होता होगा उसे। क्योंकि आज आपने खुद की बेटी को आपने सामने ही किसी और को माँ पापा बुलाते हुए उसके साथ खुश देख, और ईशानी की उनकी प्रति इतनी परवाह देखकर कि कैसे ईशानी ने सिर्फ निखिल जी पर हमला होने की वजह से ही उसने उनके दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है कि और एहसास हो रहा आज मेरी बेटी, खुद की बेटी हमारी गलतियों की वजह से ही हमसे कितनी दूर हो गई है। और इसलिए आपकी सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब वो अधिकार नहीं है कि हम ईशानी से इन सब चीजों के बारे में पूछ सके। और अगर हमने पूछ भी लिया तो आपको क्या लगता वो हमारे सवालों का जवाब देगी? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर सुकेत जी अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चले गए। वहीं आरती जी अभी भी सुकेत जी की कही बातों के बारे में सोच रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं समीर और दर्शित जो उनकी डोर के पास खड़े थे वो भी आपने डैड की बातें सुनकर वहीं खड़े गए। वो भी यही बातें करने आए थे ताकि वो ईशानी से इन सब के बारे में पूछ सके। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईशानी फ्यूचर में किसी खतरे में पड़े, पर आपने डैड की बात सुनकर दोनों वहीं रुक गए, क्योंकि सुकेत जी की बातें बिल्कुल सही थी। वो अगर ईशानी से इन सब के बारे में पूछेंगे भी तो ईशानी उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। वहीं प्रिया अपनी रूम में गुस्से में बैठी थी, उसके चारों ओर समा बिखरा हुआ। आज जो उसकी बेइज्जत हुई थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने फोन से जल्दी अपनी दोस्तों को कॉल किया और कुछ प्लान करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल काट दिया और अपने होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली, बहुत शौक है ना ईशानी तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का, तो देखो आज मैं कैसे पार्टी में सबके सामने तुम्हारी बेइज्जत करवाती हूँ। वहीं जिंदल विला में शिवम, जिसे कल ही डिस्चार्ज मिला था, या यूं कहे कि उसने अपनी दी ईशानी को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिस्चार्ज लिया था, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिवम इस वक्त ईशा दी से बात करने की जिद लेकर बैठा था, क्योंकि कल से उसने एक बार भी अपनी ईशा दी से बात नहीं किया था। देखो आपने बेटे को कितना जिद्दी है। डॉक्टर ईशा ने इसे ज्यादा फोन यूज करने से मना किया था, फिर भी वो बार बार डॉक्टर ईशा से बात करने की जिद कर रहा है। वो हमेशा इसके लिए फ्री तो नहीं बैठी होंगी ना? वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, कोई आम लड़की नहीं जिसे जब चाहे फोन कर लो। संध्या जी आपने बेटे की जिद को देखकर अपने पति धीरेन जी से कंप्लेन करते हुए बोली। आपने बेटे की जिद और अपनी प्यारी बीबी की कंप्लेन सुनकर धीरेन जी के सिर में दर्द करने लगा था। वहीं सुरभि तो उन सबको देखकर आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स और चॉकलेट खा रही थी, जो ईशानी ने उसके लिए भिजवाया था। और वहीं अपनी बहन को अपनी प्यारी ईशा की दी हुई चॉकलेट खाते हुए देखकर शिवम मुंह फूला रहा था। पर वो कर भी क्या सकता था, ईशानी ने स्ट्रिक्टली उसे फास्ट फूड और ऑयली फूड खाने से मना किया था। अभी तो उसे सिर्फ सूप और खिचड़ी खाने की परमिशन थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरेन जी परेशान होकर बोले, ठीक है मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने ईशानी को कॉल कर दिया। उन्हें अपनी ईशा दी को कॉल करता देख शिवम और सुरभि दोनों खुश हो गए और धीरेन जी के और भी पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद ईशानी ने कॉल उठा लिया। वहीं ईशानी जो आपने नए रिसर्च के काम में बिजी थी, जैसे ही उसने धीरेन जी की तरफ से कॉल देख तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया, क्योंकि बात जब शिवम की आती थी ईशानी थोड़ी ज्यादा केयरफुल हो जाती थी। वहीं जैसे ही ईशानी ने कॉल रिसीव करके हेलो बोली, शिवम जो आपने डैड के पास ही बैठा था अपनी ईशा दी की आवाज सुनकर फोन धीरेन जी की हाथों से छीन लिया और जल्दी में खुश होकर फिर बच्चों वाली आवाज में बोला, ईशा दी आप क्या मुझे यहाँ घर पर मिलने नहीं आने वाली है? आपने कल डिस्चार्ज के वक्त कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, पर आप आज नहीं आए, क्या अब आपको अपने छोटू से भाई से प्यार नहीं है? वहीं ईशानी जो उसकी बच्चों वाली बातें सुन रही थी, उसे तो हंसी भी आ रही थी। ये बिल्कुल वही बात थी जो पिछले जन्म में भी शिवम उसे कहा करता था, अगर वो एक दिन भी कॉलेज के बाद उससे मिले बिना घर आ जाती तो। क्या तुमने अपना मेडिसिन लिया? ईशानी ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे सवाल पूछा। उसकी सवाल सुनकर शिवम ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा दिया। वहीं उसे चुप देखकर ईशानी ने नामे अपना सिर हिला दिया, क्योंकि ईशानी को एक से पता था, मेडिसिन खाना शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं फोन स्पीकर पर था, जिस वजह से धीरेन जी, संध्या जी और सुरभि भी ईशानी की बातें सुन पा रहे थे। डॉक्टर ईशा की सवाल सुनकर धीरेन जी ने अपने बेटे को देखा, जैसे अपनी नजरों से ही उसका मजाक उड़ाकर बोल रहे हो, अब बताओ आपने ईशा दी को चुप क्यों हो? शिवम अपने डैड की नजरों को अच्छे से जान पा रहा था। वो झूठी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ दी मैंने सारी मेडिसिन ली है। आपने भाई को झूठ बोलता देख सुरभि उसके बगल में ही बैठी थी जोर से बोली, ईशा दी भाई झूठ बोल रहे हैं, आज उन्होंने मेडिसिन को वॉमिट कर दिया। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि तुम हमेशा सूप और खिचड़ी और टेस्टलेस खाना खाओ? ईशानी ने शिवम को थोड़े गुस्से से सवाल पूछा। नहीं दी मैं तो मेडिसिन ले लेता हूँ, मैं आपका अच्छा भाई हूं ना, शिवम ने सुरभि को घूरते हुए अपने आवाज को एक्स्ट्रा स्वीट करते हुए ईशानी से बोला। ईशानी उसकी इस ट्रिक को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने स्ट्रिक्टली उसे मेडिसिन लेने को ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी ने फोन रख दिया। तभी सुरभि बोली, वाओ इसका मतलब आज सच में ईशा दी की जन्मदिन की पार्टी है, पर उस कार्ड पर तो किसी और आंटी का नाम था। उनके पास पहले ही मेहरा फैमिली की तरफ से कार्ड आया था, पर वो कार्ड प्रिया की बर्थडे पार्टी का था। पर अभी ईशानी ने उन्हें उसी एड्रेस पर अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, जिस वजह से वो सब थोड़ा कंफ्यूज थे। धीरेन जी बोले, ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी ईशा दी की बर्थडे है ना, चलो उनके लिए गिफ्ट सिलेक्ट करो। धीरेन जी की बातों से दोनों एक्साइटेड हो गए और क्या गिफ्ट लेंगे इस बारे में बात करने लगे।
शाम को 7 बजे इस वक्त मेहरा मैंशन खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ चहल थी। गेस्ट का आना शुरू हो गया था। आरती जी और सुकेत जी एक वार्म स्माइल के साथ सबको ग्रीट कर रहे थे। समीर भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। तभी दर्शित भी पार्टी में आ गया। इस वक्त वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी जो यहाँ सिर्फ मेहरा फैमिली की 4 लड़कों को इंप्रेस करने आई थी, क्योंकि समीर फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का भी एक बिजनेस चला रहा था। तो वहीं दर्शित भी एक सिंगर था जिसका लाखों फैन थे, जिसमें ज्यादातर लड़कियां थी। आज सब बहुत तैयार होकर आए थे ताकि इन दोनों में से कोई उनसे इंप्रेस हो जाए। तभी पार्टी एरिया की लाइट थोड़ी हो गई और स्पॉटलाइट एक जगह रुक गई। सबकी नजरें उसी तरफ थी। तभी स्पॉटलाइट के सामने प्रिया अपनी खूबसूरत कोस्टली गाउन में सबके सामने आई। आज वो काफी अच्छे से तैयार हुई थी और घंटों तक मेकअप किया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आए लड़के प्रिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गए। कुछ लड़के जिन्हें पहले से ही प्रिया पसंद थी और उन्हें प्रिया मासूम और दयालु लड़की लगती थी, वो सब प्रिया को मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं प्रिया की एक तरफ रेहान और दूसरी तरफ अयान खड़ा था। उनकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो ईशानी को भी आज सबके सामने उसकी हाथ पकड़कर लाना चाहते थे। पर प्रिया ने उन्हें अपने साथ चलने को इंसिस्ट किया और वो उसे मना करके उसकी दिल को नहीं दुखा सकते थे। प्रिया अपने दोनों भाई का हाथ पकड़कर प्रिंसेस की तरह चलकर आ रही थी और अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इस वक्त सबका अटेंशन सिर्फ उसकी तरफ ही था, जिसे वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। वो हमेशा यही तो चाहती थी कि वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे। CH96 समीर रेहान का घूस रहाने फैमिली पार्टी में सहगल और रायजादा फैमिली। प्रिया सबके सामने अपनी खूबसूरत गाउन और खूबसूरत लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी को सबके सामने शो ऑफ कर रही थी। कुछ लड़कियां थी जो उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी, ताकि प्रिया उन्हें अपनी चारों भाइयों में से किसी एक के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे और शायद समीर, दर्शित या बग दोनों में से किसी से डेट करने में भी मदद करे। वहीं प्रिया सबके बीच प्रिंसेस की तरह खड़ी सबकी अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। कुछ लड़के जो प्रिया को एक मासूम फूल की तरह समझते थे, वो भी प्रिया को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तक मेहरा फैमिली की प्रिंसेस उनसे किस भी तरह से इंप्रेस हो जाए। तभी प्रिया की एक दोस्त बोली, अरे प्रिया, मैंने सुना है तुम्हारी वो गवार बहन ईशानी लौट आई है, वैसे कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर दूसरी दोस्त मिसा बोली, हाँ प्रिया, मैंने भी सुना है, पर कहाँ है वो, दिख नहीं रही है, वरना मजा आ जाता पहले की तरह उसे बुली करने में। उन दोनों की बात सुनकर प्रिया की मुंह काला पड़ गया। यही हाल रोमी और नीता की भी था। वहीं मोहित और संजीव भी थोड़ी दूरी पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, पर उन दोनों की भी चेहरे का रंग उस गया था। पिछली बार की इतनी बेइज्जती और ईशानी से इतना मार खाने के बाद संजीव ने प्रिया से दोस्ती तोड़ दिया था। यहाँ तो वो मोहित की बुलाने पर और इनविटेशन पर अपने डैड के साथ आया था। उसे उस दिन की बात से ईशानी से बहुत डर लग रहा था और प्रिया को देखने से उसका गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि प्रिया ही थी जिसने ईशानी के बारे में कुछ भी बिना बताए उसे परेशान करने के लिए उकसाया था। वहीं कोई और भी था जो प्रिया की दोस्तों बात को सुन रहा था। वो कोई और नहीं समीर था, और प्रिया की दोस्त की बात सुनकर उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन के बारे में इसी बातें करने की। अगर ये पार्टी वाली जगह ना होता तो समीर अब तक वो प्रिया दोनों दोस्तों को पार्टी से बाहर फेंक चुका होता। उसे पता नहीं था कि पहले भी ये लोग स्कूल में ईशानी बुली करते थे। ये सोचकर उसका खून खोल रहा था। वहीं उसके पीछे खड़े रेहान भी ये सब सुन चुका था और उसे भी गुस्सा आ रहा था अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर। वहीं रोमी और नीता तो ईशानी की बैकग्राउंड के बारे में सोचकर डर रहे थे। भले ही प्रिया से दोस्ती की वजह से उन लोगों ने दूसरे दोस्तों को नहीं बताया था कि ईशानी इस घर की रियल बेटी है और उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पर वो इन लोगों के साथ मिलकर ईशानी को बुली करके उसे पंगा लेकर मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वहीं प्रिया, जिसने नोटिस कर लिया था कि उसकी समीर भाई भी यही है, इसलिए वो डर गई और अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ईशानी मेरी बहन है और इस घर की बेटी है। स्कूल टाइम में भी मैं तुम लोगों को मन किया था उसे कुछ भी कहने से। प्लीज ईशानी को कुछ भी मत बोलना, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो इस घर की बेटी है। फिर वो इशारों से अपने दोस्तों को चुप रहने को कहने लगी। पर मिस को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बात सुनकर मिसा बोली, तुम बहुत मासूम और भोली हो, तुम्हें नहीं पता ऐसी अनाथ लड़कियों कितनी चालाक होती है। अगर तुम ऐसी रही तो वो तुमसे पहले की तरह तुम्हारी मोम, डैड और भाइयों को छीन लेगी, और क्या पता तुम्हारी मंगेतर को भी छीन ले। आखिरकार राहुल इतना अमीर जो है। उसकी बात सुनकर और उसे इतनी ज्यादा बोलते देख प्रिया को घबराहट होने लगी कि कहीं उसका समीर भाई ज्यादा गुस्सा ना हो जाए और अभी सबके सामने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक ना कर दे। और ये सच भी था, क्योंकि इस वक्त समीर और रेहान मिसा की बात सुनकर गुस्से से उबल रहे थे। वो उनके पास जाने ही वाले थे कि तभी थोड़ा शोर होने लगा और मेहमानों के बीच बातें होने लगी। अरे देखो, मेहरा फैमिली ने तो रहाने फैमिली को भी इन्वाइट किया है। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि रहाने फैमिली भी आज यहाँ इस बर्थडे पार्टी में आएंगे। मेहमानों की बातें सुनकर समीर और रेहान का नजर प्रिया और उसकी दोस्तों से हट गया। तभी सुकेत जी ने समीर और रेहान को अपने पास बुलाया तो समीर ने एक नजर प्रिया की दोस्तों को देखा, फिर बाद में उन्हें कंफर्ट करेगा सोचकर चला गया। तो प्रिया ने एक राहत की सांस लिया। प्रिया की दोस्त और उसके आसपास खड़ी लड़कियां प्रिया को देखकर एडमिरेशन से बोली, वाओ यार प्रिया, देखो तो तुम्हारी फैमिली ने तो रहाने फैमिली को भी इनवाइट किया है। मैंने तो सुना है रहाने फैमिली राजवंश फैमिली के बीच अच्छा कनेक्शन, सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स और भाई मिले हैं। उन सबकी बात सुनकर प्रिया का चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कान आ गई। वो उन सबको एक्सक्यूज बोलकर अपने पेरेंट्स और भाइयों के पास चली गई, जिनके पास इस वक्त वीरेंद्र रहाने, माया रहाने और दीप्ति रहाने खड़े थे। दीप्ति एक ब्लैक गाउन में खूबसूरती से तैयार होकर आई। उसकी थाई के पास से नीचे तक कट था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत पैर सबको दिखाई दे रहे थे। वहीं आसपास खड़े सारे लड़के दीप्ति की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। वहीं अब खुद की जगह दीप्ति को लाइमलाइट मिलते देख प्रिया को थोड़ी जलन हो रही थी। फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उनके पास पहुंची तो सुकेत जी ने उसे भी उन तीनों से इंट्रोड्यूस किया। तभी दीप्ति, जो प्रिया को देखकर थोड़ी डिसपॉइंट थी, क्योंकि उसने सोचा था मेहरा फैमिली उन्हें ईशानी से मिलाएंगे, पर ये तो उनकी खुद की बेटी प्रिया थी। ईशानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। प्रिया ने पॉलिटिकली उन तीनों को ग्रीट किया तो माया जी आपने बैठ देखकर उसकी मन की बात समझ गई और आरती जी और सुकेत जी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, मैंने सुना है आपकी एक गोद ली हुई बेटी भी है, तो क्या वो यहाँ आप सबके साथ नहीं आई है? माया जी की बात सुनकर सब शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वही प्रिया की मूड उनकी बात सुनकर बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि सच तो यही था कि वो खुद ही गोद ली हुई बेटी थी। तभी सुकेत जी बात संभालते हुए बोले, वो हमारे दोनों बेटी का बर्थडे आज ही है। मेरी बेटी ईशानी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में नीचे आएगी, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर उन्होंने एक वेटर को बुलाया और उन तीनों को सर्व करने को बोलकर दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लगे।
अभी तक दादाजी और दादी माँ पार्टी में नहीं आए थे, वरना वो रहाणे फैमिली के सामने ये जरूर बोलते कि ईशानी उनकी खुद की बायोलॉजिकल रियल पोती है। समीर और आरती जी भी वहां से दूसरी तरफ चले गए। प्रिया भी अपने दोस्तों के पास चली गई। वहीं ईशानी नहीं आई है ये जानकर दीप्ति अपने दूसरे दोस्त जो इस पार्टी में आज आए थे उनके पास चली गई। तभी महाजन फैमिली भी पार्टी में आ गया। राहुल आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था, इस वक्त वो हैंडसम लग रहा था। वहीं रोमिका भी आज एक शॉर्ट पिंक कलर की ड्रेस में अपने चेहरे पर हैवी मेकअप करके आई थी ताकि ईशानी की उन भाई में से किसी एक को वो पसंद आ जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी। राहुल की नजरें इधर उधर सिर्फ ईशानी को ढूंढ रही थी, पर ईशानी तो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोमिका को भी वेद, रुद्र, अभिक और ध्रुव में से कोई भी पार्टी में नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ी उदास हो गई। वो इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो उसके सपनों के राजकुमारों से कोई भी नहीं आया था और ना ही ईशानी और मोक्ष इस पार्टी में नजर आ रहे थे। राहुल को देखकर प्रिया की दोस्त नीता बोली, राहुल आ गया है, पर वो तेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? उसकी सवाल सुनकर प्रिया की नजर राहुल पर चली गई। वहीं प्रिया की दोस्त भी उस तरफ देखने लगे। मिसा बोली, लगता है राहुल तुझे ही ढूंढ रहा है। सच में यार, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला मंगेतर जो मिला है। कुछ लड़कियां राहुल की हैंडसम लुक और रिच बैकग्राउंड को देखकर प्रिया से जल रही थी और प्रिया को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। पर प्रिया के चेहरे पर हमेशा इस बात को सुनकर पहले जहां एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती थी, पर आज वो बस फोर्सफुली मुस्कुरा रही थी। वो राहुल को देखकर मोक्ष के साथ उसका कंपैरिजन कर रही थी। जहां मोक्ष दुनिया का राजा था, वहीं राहुल उसके सामने एक चींटी बराबर भी नहीं था। मोक्ष का लुक और उसका पावरफुल ऑरा और प्रेजेंस तो आउट ऑफ वर्ल्ड था। राहुल का यहाँ पार्टी में मौजूद कोई भी लड़का मोक्ष के साथ कंपैरिजन करने के लायक ही नहीं था। अगर राहुल के जगह मोक्ष उसका मंगेतर होता तो कितना ऐसी होता। इस वक्त यहाँ खड़ा हर कोई उसकी किस्मत से जल रहा होता, पर मोक्ष तो उसे देखता भी नहीं था। उसने आज कितना कोशिश किया था मोक्ष की नजरों में आने के लिए, पर मोक्ष ने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। उसे तो ये समझ नहीं आता था कि उस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो आज हर एक आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड और दुनिया का सबसे पावरफुल और हैंडसम लड़का ईशानी के पास है। क्या तुम राहुल के पास नहीं जाने वाली हो? उसकी फैमिली को ग्रीट करने रोमी की आवाज से वो होश में आई और हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी होंठों पर एक झूठी स्माइल लिए वो महाजन फैमिली की तरफ बढ़ गई। प्रिया ने मोहिनी, राकेश और रोमिका को ग्रीट किया तो तीनों ने बेमन से प्रिया को देखकर अपना सिर हिला दिया। प्रिया को बर्थडे विश किया। वहीं उनके लोगों का ऐसा फीका रिएक्शन देखकर प्रिया का मुंह कड़वा हो गया। राहुल ने भी उसे एक स्माइल के साथ विश किया और उसे गिफ्ट दिया। आखिरकार अभी तो वो उसका मंगेतर ही था। तभी सुकेत जी और आरती जी वहां आ गए तो सब बात करने लगे। वहीं प्रिया की दोस्त प्रिया के पास गिफ्ट देखने आए गए। तभी बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। सब मेहमान गेट की तरफ देखने लगे। तभी सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली एक साथ एंटर हुए। उन्हें देखकर फिर से मेहमानों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सब हैरान थे कि मेहरा फैमिली ने इतने बड़े बड़े दो फैमिलीज को कैसे इनवाइट कर लिया। ये दोनों फैमिली जो इंडिया और एशिया की टॉप 5 फैमिलीज में से एक थी, उन्हें इनवाइट करना और उनका आना इतना आसान नहीं था। अरे मुझे तो लगा था आज इस पार्टी में रहाणे फैमिली आई है वही बड़ी बात है, पर यहाँ दो देश की सबसे बड़ी दो फैमिलीज भी आई है। हाँ, पता नहीं मेहरा फैमिली ने कैसे उन्हें इनवाइट किया और यहाँ आने के लिए मना लिया। सब मेहरा फैमिली के साथ अपने रिश्ते को और अच्छा करने का सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मेहरा फैमिली के साथ रहने से उन्हें भी इतने बड़े बड़े फैमिली के बाद उठने बैठने का मौका मिलेगा। वहीं पार्टी में आई सारी लड़कियां वेद और रुद्र को देखकर आहें भरने लगे। वेद और रुद्र को देखकर लड़कियां पागल हो रही थी। वहीं कुछ फैमिलीज अपनी अपनी बेटियों को रुद्र और वेद से मिलना चाहते थे, ताकि अगर उनमें से किसी को भी उनकी बेटी पसंद आ जाए तो उनकी किस्मत खुल जाए। वहीं प्रिया की दोस्त भी वेद और रुद्र को एक टक देख रही थी। मिसा खुश होकर बोली, यार तूने बताया नहीं कि आज यहाँ इंडिया की सबसे दो हैंडसम बैचलर आने वाले हैं। नीता भी एक्साइटेड होकर बोली, क्या तू उनसे पहले मिल चुकी है? तेरी फैमिली उन्हें जानती है तो तू भी उन्हें अच्छे से जानती होगी ना। उनकी बात सुनकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी आसपास खड़ी सारी लड़कियों को उससे जलन होने लगी, तो वहीं मिसा और उसकी बाकी दोस्त उसकी हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम उनसे हमें भी मिलवा सकती हो प्लीज? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बचे। तभी मिशा बोली, देखो वो सब तो इसी तरफ चलकर आ रहे हैं, जरूर वो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आ रहे होंगे। वहीं प्रिया को भी उनकी बातें सही लगी। ऐसे भी आज उसकी बर्थडे था तो सबके सामने शायद ये लोग उसे इग्नोर नहीं करेंगे। बाकी फैमिलीज जो अपनी अपनी बेटियों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे वो भी वही सोचकर रुक गए और उन लोगों का प्रिया को विश करने का इंतजार करने लगे, ताकि उसके बाद वो सब उनसे मिल सके। वहीं दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी हैरान थे कि इतनी बड़ी फैमिली जो उनसे भी ऊंची पोजीशन पर है, वो इस छोटी सी पार्टी में क्यों आए हैं। वीरेंद्र जी ने अपनी वाइफ और बेटी को इशारा किया। माया जी समझ गई और दीप्ति को देख बोली, तुम्हें इन दोनों फैमिली के बेटों से घुलना मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी और माया जी चाहते थे कि इन दोनों फैमिली के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहे, ताकि अगर फ्यूचर में मोक्ष दीप्ति के पास नहीं आया तो एटलीस्ट उसके पास वेद या रुद्र जैसा कोई अमीर लड़का हो। CH97 हैरानी राजवंश फैमिली पार्टी में सबके सामन मोक्ष का ईशानी को हक करना। सब हैरान थे कि अभी अभी क्या हुआ। क्या सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली यहाँ प्रिया की बर्थडे पार्टी में नहीं आए हैं, तो वो प्रिया को इस तरह इग्नोर करके क्यों चले गए? वहीं प्रिया को इस वक्त बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसे इस वक्त खुद के ऊपर सबकी मजाक भरी नजरें फील हो रही थी। आज वो किसी प्रिंसेस की तरह तैयार हुई थी और ये पार्टी भी उसकी बर्थडे पार्टी थी, इसलिए उसे नहीं लगा था कि रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली आज सबके सामने उसे ऐसे इग्नोर कर देंगे। वो सोच रही थी आज जरूर रुद्र और वेद जरूर उसकी खूबसूरती को आडमाया करेंगे, पर यहाँ उन दोनों ने उसे एक तरफ देखा भी नहीं। मिसा, मीता और रोमी भी प्रिया के पास ही खड़े थे। मिशा प्रिया को देखकर कंफ्यूजन से बोली, प्रिया तू तो बोल रही थी तू इन लोगों से पहले भी मिल चुकी है, तो फिर ये लोग ऐसे क्यों चले गए जैसे ये सब तुझे जानते ही ना हो, और इन लोग ने तो तुझे विश भी नहीं किया। उनकी बात सुनकर प्रिया अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए अपनी चेहरे पर एक फोर्सफुल मुस्कुराहट लिए बोली, वो दादाजी और डैड माँ और ईशानी अब तक नहीं आए हैं, शायद वो उन लोगों से मिलने गए होंगे, तुम लोग चलो एंजॉय करो। इतना कहकर प्रिया बहाना बनाते हुए उन्हें वहां से ले गई। अविनाश जी और निखिल जी, अनुपम जी तो इस वक्त बस अपनी प्रिंसेस को देखना चाहते थे। ऐसे भी उन्हें प्रिया जरा भी पसंद नहीं थी, तो वो यहाँ क्यों रुकते। वो आगे जा ही रहे थे कि तभी वीरेंद्र जी और माया जी उनके सामने आ गए। वीरेंद्र जी मुस्कुराते हुए उन सबकी देखकर बोले, हेलो मिस्टर सहगल, हेलो मिस्टर रायजादा, मुझे लगा नहीं था कि मैं आप लोगों से यहाँ मिलूंगा।
वीरेंद्र जी ने बाकी सबको भी ग्रीट किया। सबने अपने सिर हिला दिया। उन लोगों ने भी बिजनेस सर्कल में सुना था कि राजवंश फैमिली और रहाणे फैमिली अच्छे दोस्त है, इसलिए उन सबने भी पोलाइट स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। अगर उन्हें पता होता कि ये लोग उनकी पोती और प्यारी प्रिंसेस ईशानी के पीछे पड़े हैं, तो इसी वक्त अविनाश जी, निखिल जी, अनुपम जी उन सबको नर्क के दर्शन करवा देते। वीरेंद्र जी ने माया को आगे बुलाया और उन सबसे मिलवाते हुए बोले, ये है मेरी बेटी दीप्ति। दीप्ति ने भी एक चार्मिंग स्माइल के साथ उन सबको ग्रीट किया। उसकी नजर तो रुद्र पर थी। उसने रुद्र और वेद को भी बड़े अदा के साथ हेलो बोला। उसे अपनी खूबसूरती और हॉटनेस पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था पार्टी में आए आए लड़कों की तरह वेद और रुद्र उसकी खूबसूरती में फिसल जाएंगे, पर वेद और रुद्र ने बस अपना सिर हिला दिया और घर की अंदर की तरफ चले गए। ये देखकर दीप्ति का मुंह शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों भी मोक्ष की तरह होंगे, जिनके ऊपर उसकी हॉटनेस और अदा का जादू नहीं चलने वाला। वीरेंद्र जी बोले, आप लोग आज ये बर्थडे पार्टी अटेंड करने आएगा मुझे लगा नहीं था। उनकी बात सुनकर अनुपम जी बोले, आज हमारी प्यारी प्रिंसेस की बर्थडे है तो हमें तो आना ही था। इतना कहकर एक्सक्यूज में बोलकर वो बेसब्र होकर अंदर की तरफ चले गए। वहीं उनके पीछे सहगल फैमिली भी एक्सक्यूज बोलकर चले गए। वहीं वीरेंद्र जी, माया और दीप्ति को कुछ समझ नहीं आया कि वो किसे अपनी प्रिंसेस कह रहे हैं। उन लोगों ने तो प्रिया की तरफ एक नजर देखा भी नहीं, और उनकी तो एक ही बेटी है, तो अनुपम जी किसे प्रिंसेस कह रहे थे। वहीं सारे मेहमान भी यही सोच रहे थे। आसपास के मेहमान बात कर रहे थे। कुछ लोग तो प्रिया की मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैसे सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली ने उसे इग्नोर कर दिया। वहीं ये सारी बातें सुनकर प्रिया अपनी दोस्तों के साथ बैठी गुस्से और जलन के मारे पागल हो रही थी। वहीं उनके जाने के बाद दीप्ति की दोस्त श्रेया और पूजा उसके पास आकर बोले, यार मैंने आज पहली बार रुद्र रायजादा और वेद सहगल को इतने पास से देखा। दोनों कितने हैंडसम थे। तू लगता है तेरे डैड उन्हें अच्छे से जानते हैं। क्या तुम मुझे भी उनसे मिलवा दोगी? वैसे भी तुम तो मोक्ष से ही शादी करने वाली हो, तुम्हें तो इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा ना। उनकी बातें सुनकर दीप्ति ने उन्हें मना नहीं किया और हंसकर उनकी बातों को टाल दिया। वहीं प्रिया जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसने भी दीप्ति की दोस्तों की बातों को सुन लिया था और वो मन ही मन खुश हो गई। अगर मोक्ष ईशानी के साथ टाइम पास कर रहा होगा तो कितना अच्छा होगा। वैसे भी रहाणे फैमिली और राजवंश फैमिली के बीच दोस्ती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है आगे मोक्ष ईशानी से दूर हो जाए। तब उसके पास अभी भी जरूर एक मौका है दीप्ति को साइड करके खुद मोक्ष के साथ शादी करने की। ये सोचकर उसकी मन में लड्डू फूटने लगी। वहीं सुकेत जी, आरती जी को समझ नहीं आ रहा था मेहमान के बीच जो बातों हो रही है उसका क्या जवाब दे। तभी बाहर से कुछ गार्ड्स और वहां आ गए और उनके बीच से सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली अंदर आने लगे। प्रेसिडेंट विश्वंभर सहाय और एजुकेशन मिनिस्टर दैनिक सहाय के साथ उनकी पूरी फैमिली को देख फिर से पूरा भीड़ हैरान हो गए। आज तो उन्हें एक के बाद एक झटका मिल रहा था। उनके पीछे आहूजा फैमिली भी थी। देवेंद्र आहूजा को भी यहां देखकर, जो ज्यादा पार्टी में नहीं जाते थे, सभी मेहमान हैरान थे। सब आगे आकर उनसे मिलना चाहते थे, पर गार्ड्स की वजह से कोई उनके आसपास नहीं आ पा रहा था। विश्वंभर जी और दैनिक जी की वजह से उनके साथ हमेशा टाइट सिक्योरिटी रहती थी। सुकेत जी, आरती जी ने आगे आकर उन सबको एक वार्म स्माइल के साथ ग्रीट किया, फिर उन्हें अंदर ले गए। प्रिया की दोस्त उसे कोहनी मारते हुए बोले, यार तुम्हारी फैमिली कितनी ग्रेट है। उसने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में देश की प्रेसिडेंट को भी उनके फैमिली के साथ बुला लिया, और आहूजा फैमिली जैसी पावरफुल खानदान भी आए हैं उनके साथ। तुम भी जाओ ना, उनके साथ मिलो। देखो अभिक आहूजा कितना हैंडसम है। मैंने उसे बस एक बार बिजनेस मैगजीन में देखा था। फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोली, और ध्रुव सहाय भी कितने चार्मिंग है। उन सब की बात सुनकर प्रिया ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए बोली, मैं बाद में मिल लूंगी, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग भी जरूर डायरेक्ट ईशानी से ही मिलने जाएंगे, तो वो फिर से खुद की बेइज्जती नहीं करने देने वाली थी। वहीं ईशानी की रूम में इस वक्त उसकी चारों दोस्त बैठ थे और तैयार हो रहे थे। वहीं हॉल में जब सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली आए तो पहले से ही वहां रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली को देखकर वो सब उनके पास बैठ गए। वहीं बहुत पार्टी एरिया में सब बस सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली बारे में बातें कर रहे थे। लगता है मेहरा फैमिली कुछ बड़ी प्रोजेक्ट साइन करने वाली है। देखो आज तो उनके बुलाने पर देश की सबसे बड़ी बड़ी फैमिलीज भी आ गए हैं। हाँ, अब लगता है सबसे ज्यादा मेहरा फैमिली का ही बड़े फैमिली में उठना बैठना है। तभी वहां बेहद सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े हो गए। सब उस तरफ देखने लगे। सारे मेहमान ये जानने के लिए इस वक्त बेचैन और क्यूरियस थे कि अब कौन आया है। पर तभी उन सबकी नजर बॉडीगार्ड्स की ड्रेस कोड पर और उसकी यूनिक लोगो पर गई, जिसे देखकर सारे मेहमान समझ गए कि ये सब राजवंश फैमिली के स्पेशल गार्ड्स हैं। और ये जानकर कि आज राजवंश फैमिली भी यहाँ इस पार्टी में आए हैं, सब और ज्यादा शॉक और हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मेहरा फैमिली ने सिर्फ अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में इतने बड़े बड़े फैमिली को कैसे इन्वाइट कर लिया। और तो और उन सबके लिए सबसे ज्यादा शौकन तो ये थी कि यहाँ द ग्रेट नरेंद्र राजवंश और उनकी पत्नी कनक राजवंश भी मौजूद थे। उनके साथ ही अखिलेश जी और कल्पना जी भी अपनी यूनिक ऑरा और ग्रेस के साथ चलकर आ रहे थे। वहीं मोक्ष आपने हमेशा की तरह कोल्ड और डेंजरस ऑरा के साथ चलकर अंदर आ रहा था। उसका प्रेजेंस ही लोगों को डराने के लिए काफी था। वहीं लड़कियां तो बस एक टक मोक्ष को देखे जा रहे थे। मोक्ष की क्रूएलिटी और पर्सनैलिटी सबको पता था, पर मोक्ष की चार्मनेस लड़कियों को उसके दीवाना बनाने के लिए काफी था। लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी और आपने दिल को तेजी से धड़कने से रोक नहीं पा रही थी। प्रिया चाहे आपने चेहरे पर कितना भी ना दिखाने कोशिश करे, पर इस वक्त वो मोक्ष को देखकर पागल हो रही थी। उसकी हवस भरी नजरें मोक्ष के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। प्रिया की सारे दोस्त भी प्यार भरी नजरों से मोक्ष को देख रही थी। वहीं दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी मोक्ष को यहां देखकर शॉक थे। उन्हें लगा नहीं था कि पूरा राजवंश फैमिली ईशानी जैसी लड़की के बुलाने से इस छोटी सी पार्टी में आ जाएंगे। भले ही ये पार्टी बहुत लेविस तरीके से अरेंज की गई थी, पर राजवंश फैमिली की रेपुटेशन और स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये पार्टी छोटी ही थी ना। अरे यार, काश मोक्ष राजवंश मुझे एक बार देख ले, एक लड़की ने अपने दिल पर हाथ रख के बोला। तो दूसरी लड़की बोली, तुम उनके स्टैंडर्ड की नहीं हो। फिर मोक्ष को देखकर आहें भरते हुए बोली, काश ये मुझे गर्लफ्रेंड बना ले। तो एक और लड़क बोली, मुझे तो बस अगर एक दिन के लिए भी मिल जाए तो भी मेरी जिंदगी बन जाएगी। लड़कियों में ज्यादातर ऐसे ही मोक्ष के बारे में बातें हो रही थी। वहीं बाकी मेहमानों में भी बातें हो रही थी, क्योंकि सब अभी भी शौक थे। मुझे लगा नहीं था आज यहाँ मैं राजवंश फैमिली को भी देखूंगा। पता नहीं मेहरा फैमिली ने कैसे इतने बड़े बड़े फैमिलीज को बुला लिया। सब यही बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद लाइट फिर से डिम हो गई और सबको स्पॉटलाइट दूसरी तरफ महसूस हुई, तो सबकी नजरें उस तरफ चली गई। सबको स्पॉटलाइट के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी स्वर्ग से उतर आए हो। सबकी नजरें मानो उस पर ठहर सी गई। वहां खड़े सारे लड़कों का दिल एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। उन सब ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था।
वहीं मोक्ष की नजरें भी उस लड़की पर ठहर गई, उसकी आंखें मानो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि वो लड़की ईशानी थी, उसके अगल बगल में दादाजी और दादी माँ खड़ी थी, वही उसके चारों भाई भी पास ही खाते उसकी हाथ पकड़कर। अगर देखा जाए तो चारों झगड़ रहे थे ईशानी की हाथ पकड़ने के लिए। ईशानी मोक्ष के दिए वाइन कलर की इवनिंग गाउन और हल्के मेकअप में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी ग्रे आंखें तारों की तरह चमक रही थी, उसने बालों का बन बनाया हुआ था और उसकी बालों की दो लंटें उसकी गाल को चूम रही थी। इस वक्त ईशानी इतनी ज्यादा आकर्षक लग रही थी कि वहां खड़ा हर लड़का ईशानी की खूबसूरती में खो गया। तभी तेजस जो साइड में खड़ा था उसने मोक्ष को हिलाया तो मोक्ष होश में आया। तेजस की नजरें तो नंदिनी को ढूंढ रही थी जो उसे दिख नहीं रही थी और मोक्ष के ऐसे एक जगह स्टैचू की तरह खड़े रहने से उसे चिढ़ हो रही थी। मोक्ष होश में आकर जब अपनी आसपास देखा तो उसका चेहरा डार्क हो गया, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे यहाँ खड़ा हर कोई लड़का उसकी बेबी डॉल को खोए हुए अंदाज में देख रहा है, जैसे सबको उसकी बीबी से प्यार हो गया हो। मोक्ष का आसपास का ऑरा अचानक बहुत ठंड और डार्क होने लगा, उसकी आंखें सबको अपनी बेबी डॉल की तरफ देखता देखा उगलने को तैयार थी। वहीं तेजस और वरुण भी मोक्ष की डार्क ऑरा को महसूस कर रहे थे, दोनों ने अपना सिर ही पीट लिया। पता नहीं इन लोगों को अपनी कब्र आज ही क्यों खुदवानी है जो ये भाभी को ऐसे देख रहे हैं, तेजस ने धीरे से वरुण की कान में बोला। आसपास की लड़कों को जब महसूस हुआ कि कोई उन्हें अपनी खतरनाक नजरों से घूर रहा है तो उन्हें सफोकेशन होने लगी। वहीं मोक्ष तेजस को साइड करके आगे अपनी बेबी डॉल की तरफ जाने लगा। वहीं दीप्ति ने जैसे ही मोक्ष को आगे आते हुए देखा तो अपने चेहरे पर एक शर्मीली और प्यारी सी स्माइल लाते हुए उसकी आगे आ गई और जैसे ही आपने हाथ आगे करके उसे हेलो बोलने वाली थी उससे पहले मोक्ष उसे क्रॉस करके आगे चला गया। उसने एक नजर भी दीप्ति को नहीं देखा। दीप्ति की मुठिया गुस्से में आ गई। मोक्ष सीधा जाकर ईशानी के सामने रुका और सबके सामने उसे गले लगा लिया। वहीं ईशानी को भी समझ आ गया कि मोक्ष शायद जेलस और परेशान है क्योंकि मोक्ष की होल्ड ईशानी पर बहुत टाइट थी। मोक्ष इस वक्त सबके सामने ये जताना चाहता था कि उसकी ईशानी उसकी बीवी सिर्फ उसकी है। इस वक्त वो सबके सामने ईशानी पर अपना हक जताकर सबको इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था ताकि कोई लड़का उसकी बेबी डॉल की तरफ देखने से सोच ले कि वो किसकी है। 98 बायोलॉजिकल बेटी प्रिया गोद ली हुई बेटी नजरों का मिलना। सारे मेहमान हैरान थे, लड़कियों का दिल तो मानो जल रहा था। मोक्ष को सबने डेविल के रूप से जाना था जो बहुत क्रूएल था, पर जब वो ईशानी के साथ खड़ा था तब ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ईशानी के लिए ही बना हो। मोक्ष ने ईशानी के कमर पर हाथ रख लिया और घूर कर सभी लड़कों को देखना लगा जैसे कहना चाहता हो वो सिर्फ मेरी है। उसकी एक ही नजर काफी थी, वहां खड़े लोगों को डराने के लिए उसकी इतनी खतरनाक नजर देखकर तो सभी ने अपना नजरें झुका लिया। भला कौन ईशानी की तरफ देखकर मोक्ष द डेविल की हाथों मरना चाहेगा। वहीं दीप्ति और प्रिया तो गुस्से में अपना मुठिया कस रही थी। दीप्ति ने जो प्लान बनाया था ईशानी को इंसल्ट करने के लिए वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं मोहित और संजीव की तो जान हलक में आ गई थी। संजीव ने अपना थूक गटक लिया और दोनों मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा हुआ कि ईशानी ने उस दिन सिर्फ हाथ तोड़कर सजा दिया, नहीं तो अगर ईशानी ये बात मोक्ष को बता देती तो मोक्ष जरूर उसकी जान ले लेता। मिसा प्रिया की तरफ देखकर बोली, ये सब क्या चल रहा है प्रिया? ये सब फैमिली उस गोद ली हुई लड़क के पास क्यों खड़े है? क्या ये सब तेरे बर्थडे पर पार्टी में नहीं आए हैं? इन लोगों को तो तुझे विश करना चाहिए, तो फिर वो सब वहाँ क्यों खड़े हैं? प्रिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो इस वक्त जलन और गुस्से से उबल रही थी क्योंकि इस वक्त ईशानी के पास एशिया की सबसे 5 अमीर और हैंडसम लड़के खड़े थे। मेहमानों में भी बातें हो रही थी, कुछ लोग ईशानी को पहचान नहीं पा रहे थे। ये कौन है? कितनी खूबसूरत है ये लड़की जिसके साथ सारे बड़े फैमिलीज इस तरह खड़े हैं। हाँ, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी एक और इंसान ने बोला, अरे मोक्ष राजवंश की गर्लफ्रेंड है, तो जरूर वो भी कोई बिग शॉट ही होगी, तो जरूर तुमने उसे कहीं देखा ही होगा। वहीं दीप्ति उन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में जल रही थी। अगर मोक्ष उसके साथ होता तो इस वक्त सभी लोगों की नजरें उस पर होती, ईशानी पर नहीं। सुकेत जी, आरती जी और समीर, दर्शित, रेहान, अयान मेहमानों की बातें सुन रहे थे। सुकेत जी ने समीर को कुछ इशारा किया तो समीर स्टेज की तरफ चला गया। वहीं दर्शित, रेहान और अयान के दिल में एक टीच सी उठी। वो तीनों भी चाहते थे कि ईशानी उनकी हाथ पकड़कर ऐसे ही हॉल में आए, पर यह हक तो उनका अब था ही नहीं। जब यह हक उनके पास था तब उन्हें इसकी कदर नहीं थी, और जब आज वो ये हक पाना चाहते हैं तब ईशानी उन्हें यह हक देना ही नहीं चाहती है। ऊपर से ईशानी की हाथ पकड़ने के लिए वेद, रुद्र, अभिक और ध्रुव जिस तरह लड़ रहे थे, ये सब देखकर उन्हें और भी बुरा लग रहा था। वहीं सुकेत जी और आरती जी को भी बुरा लग रहा था। अगर वो ईशानी से तब प्यार करते तो आज वो दोनों भी ईशानी के पास खड़े होते। आरती जी की आंखें नम हो गई। तभी सबकी कानों में समीर की आवाज पड़ी तो सब स्टेज की तरफ देखने लगे। समीर ने अपने हाथों में माइक ले रखा था। हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ आए इसके लिए थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी घर की बेटी का बर्थडे पार्टी है, पर मैं आप सबको बता दूं कि आज सिर्फ प्रिया की ही नहीं बल्कि हमारी बहन ईशानी की भी बर्थडे है। समीर की मुंह से आपने लिए बहन सुन ईशानी की मुठिया कस गई, पर उसने अपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देख जो समीर की अनाउंसमेंट से काफी खुश नजर आ रहे थे, तो उसने कुछ नहीं बोला। वहीं मोक्ष और बाकी सब भी ईशानी की एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे थे। ईशानी को शांत देख वो लोग भी शांति से आगे की बातें सुनने लगे। वहीं समीर की बातें सुनकर सारे मेहमानों में फिर से बातें होने लगी। ओह, तो ये है मेहरा फैमिली की गोद ली हुई वो बेटी जिसके बारे में हमने सुना था। हाँ, कुछ साल पहले हमने भी सुना था, पर ये तो शायद यहाँ नहीं थी। तभी प्रिया की एक दोस्त जो प्रिया को मन ही मन पसंद करता था और उसके हिसाब से प्रिया एक मासूम फूल की तरह थी, उसने पहले स्कूल में सुना था कि मेहरा फैमिली की गोद ली हुई लड़की प्रिया को परेशान करती है। वो थोड़ा जोर से बोला, इसने तो स्कूल में किसी को सीढ़ियों से धक्के देकर मारने की कोशिश की थी, इसलिए इसे अरेस्ट किया गया था। इस वक्त वो लड़का ये भी भूल गया था कि ईशानी के पास खड़ा उसका हब भी इस वक्त उसे अपनी चिल जैसी नजरों से देख रहा है, और ये छोटी सी गलती उसे कितना भारी पड़ सकता है। वहीं बाकी मेहमान भी उस लड़के की बातें सुनकर ईशानी के बारे में बातें करने लगे। कुछ भी कहो, वो है तो एक गोद ली हुई बेटी ना। वहीं ईशानी की इंसल्ट होता देख प्रिया दिल ही दिल में खुश हो गई और एक विनिंग स्माइल लिए ईशानी की तरफ देखा। उसने सोचा ये बातें जानकर कि स्कूल में ईशानी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, मोक्ष और राजवंश फैमिली जरूर ईशानी को सवाल करेंगे। पर उससे उलट कोई भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि मोक्ष ईशानी को कुछ बोल रहा था, जिस वजह से ईशानी ब्लश कर रही थी, और कनक जी और कल्पना जी भी खुशी से ईशानी की चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। दीप्ति भी ईशानी के बारे में सुनकर और उसकी इंसल्ट होता हुआ देखकर खुश थी। वो भी यही सोच रही थी कि अब मोक्ष और राजवंश फैमिली के आगे ईशानी का असली चेहरा आ गया है, तो जरूर सब ईशानी पर गुस्सा कर रहे होंगे और ईशानी जरूर रो रही होगी। उसने ईशानी को रोते हुए देखने के लिए जैसे ही पलट कर देखा तो उसका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया।
क्योंकि ना तो राजवंश फैमिली और ना ही मोक्ष ईशानी पर गुस्सा कर रहा था और ना ही उसने जैसा सोचा था ईशानी रो रही थी। वॉक इस वक्त तो कनक जी कल्पना जी ईशानी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मोक्ष ईशानी की हाथ को पकड़कर खड़ा था। ईशानी भी उनकी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। ये देखकर दीप्ति का चेहरा उतर गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी राजवंश फैमिली और मोक्ष को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर मोक्ष ही जानता था कि वो इन सारे मेहमानों को मौत के घाट उतारने से खुद को कैसे रोक कर रखा है। अगर ईशानी ने इस वक्त उसके हाथ को टाइटली ना पकड़ा हुआ होता तो अभी तक मोक्ष गार्ड से कहकर इन सबको यही मार चुका होता। वहीं ये सब बातें सुनकर तो चारों फैमिली को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके कि ईशानी की सारे दादाजी और दादी माँ को भले ही वो सब जानते थे कि ईशानी बहुत स्ट्रांग है और इन सब की बातें उसे कभी इफेक्ट नहीं कर सकती, पर फिर भी अपनी पोती के बारे में गलत सुनकर सबको गुस्सा आ रहा था। वहीं सुकेत जी और आरती जी और चारों भाइयों को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी को फंसाया गया था। विश्वंभर जी, अविनाश जी और देवेंद्र जी को जब ज्यादा गुस्सा आने लगा तो वो आगे जाने लगे, पर उससे पहले दर्शित से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी स्टेज पर चल गया। समीर भी इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था। दर्शित ने समीर से माइक ले लिया और सबकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, मेरी बहन को फंसाया गया था और उसकी इनोसेंस प्रूव हो चुकी थी। उसने किसी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था और उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। दर्शित की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर सारे मेहमान जो बातें कर रहे थे चुप हो गए। वहीं दर्शित को इतने गुस्से में देखकर प्रिया की मुठिया कस गई। क्या अब उसका भाई सबके सामने ईशानी डिफेंड करने वाले हैं? तुम्हारा दर्शित भाई सबके सामने उस गोद ली हुई बेटी की साइड क्यों ले रहे हैं? प्रिया के दोस्त उसे पूछने लगे। प्रिया ने सबकी तरफ देख बोली, वो भी मेहरा फैमिली की बेटी है, उसके नाम में मेहरा फैमिली का नाम जुड़ा है, साया इसलिए भी उसे डिफेंड कर रहे हैं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी कानों में समीर की बातें पड़ी जिस वजह से उसकी छह का सारा रंग उड़ गया। समीर ने दर्शित से माइक लेकर सबकी तरफ देखकर बोला, और मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि ईशानी इस घर की गोद ली हुई बेटी नहीं है। ये सुनकर सारे मेहमान शॉक हो गए। वहीं प्रिया को डर लगने लगा कि आगे समीर भाई क्या कहने वाले हैं। तभी समीर ने आगे बोला, ईशानी मेहरा फैमिली की रियल बेटी है, इस घर की हमारी बायोलॉजिकल बहन है। फिर उसने ईशानी और प्रिया की हॉस्पिटल में बदल जाने वाली बातें भी बता दिया। वैसे तो उन सबने डिसाइड किया था कि इस बात को उसकी एंगेजमेंट के दिन प्रिया और राहुल की मंगेतर वाली न्यूज के साथ ही अनाउंस करेंगे, पर ईशानी इंसल्ट होता देख और सबको ईशानी को गोद ली हुई बेटी कहते देख समीर से रहा नहीं गया और उसने ये बात अनाउंस कर दिया। वहीं सुकेत जी और आरती जी को भी समझ आ गया कि समीर ने गुस्से में ये अनाउंस कर दिया है, पर इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऐसे 4 दिन बाद एंगेजमेंट के दिन तो ये न्यूज अनाउंस करने ही वाले थे वो। वहीं प्रिया की पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसे लगा नहीं था इतने जल्दी उसकी जन्मदिन के दिन ही उसके भाई इस बात को अनाउंस कर देंगे। उसने अपनी दोस्तों की तरफ देखा, सब उसे बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे, सिर्फ रोमी और नीता को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो ये बात पहले से ही पता था। वहीं ये न्यूज सुनकर तो मेहमान भी हैरान थे। इसका मतलब ये लड़की प्रिया मेहरा इस फैमिली की असली बेटी नहीं है। हाँ, और उसे ये बात पता थी, फिर भी उसने किसी को कभी नहीं बताया और ना ही मेहरा फैमिली ने कभी अनाउंस किया। इसका मतलब ये लड़की किसी और की लेविस जिंदगी जी रही थी जो उसकी थी ही नहीं। इसका मतलब ये जो सबके सामने खुद को इस फैमिली इकलौती राजकुमारी कहती है वो सब झूठ है। सारे मेहमानों में इसी तरह की बातें होने लगी थी। प्रिया खुद पर सबकी मजाकिया और घिन भरी नजरों को महसूस कर पा रही थी। ये नजरें वो ईशानी पर चाहत थी, पर यहाँ उल्टा हो रहा था। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इस फैमिली की असली बेटी नहीं हो बल्कि ईशानी इस फैमिली की असली बेटी है? मिसा ने गुस्से में पूछा। प्रिया ने मासूम बनने का नाटक जारी रखते हुए बोली, ये बात अनाउंस नहीं हुई थी तो मैं तुम सबको कैसे बताती? क्या तुम सब भी मुझे गलत समझ रहे हो? इतना कहकर प्रिया रोने की नाटक करते हुए वहां से चली गई। पर दिल ही दिल में इस वक्त वो गुस्से से उबल रही थी। वो सुकेत जी और आरती जी के पास रोते हुए चली गई। वो इस वक्त कंप्लेन करना चाहती थी, उससे पहले ही एक रौबदार आवाज सबकी कानों में पड़ी जो विश्वंभर जी की थी। ईशानी मेरी प्यारी पोती है, अगर मैंने उसके खिलाफ किसी के मुंह से आगे कुछ भी सुना तो उसे बर्बाद करने से पहले मैं सोचूंगा नहीं। हाँ, और मैं तुम सबको मिलने वाली डील को भी कैंसिल करवा दूंगा। देवेंद्र जी ने भी गुस्से में बोला। फिर अविनाश जी भी उनके पास आते हुए बोले, ईशानी सिर्फ इस फैमिली की नहीं बल्कि हम चारों फैमिली की भी जान है, इसलिए उसकी तरफ नजर उठाने वाले को हम सबका सामना करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सारे मेहमान डर गए और सभा में सिर हिलाने लगे, भले वो इतने बड़े बड़े फैमिली से कैसे पंगा ले सकते थे। वहीं अनुजा, काव्या, ऋतिका, नंदिनी जो कुछ देर पहले ही आए थे वो ये सब मजे से देख रहे थे। ऋतिका बोली, लगता है ईशानी की जन्मदिन धमाके से खत्म होने वाली है। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे और ईशानी के पास चले गए। वहीं तेजस की नजरें तो नंदिनी पर ठहर सी गई। ग्रीन कॉलर की गाउन में वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखते हुए तेजस की दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं अभिक और अनुजा दोनों की नजर इस वक्त एक दूसरे पर ठहरी हुई थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर कोई इकरार नहीं कर रहा था। वहीं वरुण की नजरें तो मानो काव्या पर ठहर गई थी। वो काव्या पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। रेड कॉलर की इवनिंग गाउन में वो किसी परी की तरह लग रही थी। वरुण को आज से पहले किसी लड़की की तरफ ऐसी अट्रैक्शन फील नहीं हुआ था। वहीं ईशानी मोक्ष के साथ खड़ी थी, तभी किसी ने उसे गले से लगा लिया और ये देखकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हैप्पी बर्थडे दी, शिवम ने चहकती हुए कहा। सुरभि भी आगे कर ईशानी की गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे ईशादी। उन दोनों को ही मोक्ष के गुस्से का अंदाजा नहीं था। ईशानी, जिसे मोक्ष के गुस्से का एहसास हो रहा था, उसने मोक्ष को आंखों से शांत रहने को इशारा किया। CH99, शिवम, सुरभि, ध्रुव, रुद्र का झगड़ा, विश्वंभर जी का गिफ्ट। उन दोनों को इस तरह ईशानी से चिपका हुआ देख मोक्ष गुस्से और जलन से जल रहा था। वहीं इस बात से अनजान की उनकी ईशा दी का हब भी उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। दोनों ईशानी को दोनों तरफ से हक करके खड़े थे। इस वक्त मोक्ष अपने हाथ को देख रहा था जो उन दोनों की वजह से ईशानी की हाथ से छूट गया था। विश करने के बाद दोनों ईशानी से अलग हुए। वहीं धीरेन जी और संध्या जी तो ईशानी के पास इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर हैरान थे। वहीं आपने दोनों बच्चों को ईशानी से इस तरह बंदर की तरह चिपके हुए देख और मोक्ष राजवंश को आपने दोनों बच्चों को घूरते हुए देख धीरेन जी डर गए और आपने बच्चों के पास आने लगे। वहीं ईशानी की चारों भाई भी शिवम को चिपका हुआ देख जलन से उसे घूर रहे थे। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चारों ईशानी के पास आने लगे। धीरेन जी कुछ बोलते उससे पहले ध्रुव और रुद्र ईशानी से शिवम को थोड़ा दूर करते हुए बोले, कौन हो तुम और तुम हमारी बहन से इतना चिपक क्यों रहे हो? इतना कहकर दोनों ईशानी के आगे किसी प्रोटेक्टिंग सील तरह खड़ा हो गए और इसी बात का फायदे उठा हुए मोक्ष ने ईशानी की कमर पर हाथ रख के उसे अपनी करीब कही लिया।
वहीं शिवम और सुरभि ने ध्रुव और रुद्र को घूर कर देखा जो उन दोनों के सामने उनके और उनकी इशादी के बीच में खड़े थे। तभी धीरेन जी उनके पास आ गए और उन दोनों को सीट करके बोले, तुम दोनों यहाँ भी अब शुरू मत हो जाना। उनकी बात सुनकर शिवम और सुरभि दोनों ने अपना मुंह फुला लिया। शिवम गुस्से से ध्रुव और रुद्र की तरफ देखकर बोला, डैड हमने क्या किया, आप देख नहीं रहे कि कैसे ये दोनों हमें अपनी इशादी से मिलने से रोक रहे हैं। सुरभि भी आपने भाई का साथ देते हुए आपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं, आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, देखिए ना ये दोनों ही यहाँ हमसे हमारी इशादी को अलग करने के लिए आए हैं। उनकी बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी ने अपना सिर ही पीट लिया। ये दोनों उनके बच्चे उन्हें किसी दिन जरूर एक बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। वहीं उन दोनों की नौतन को देखकर तो इस बार ध्रुव, रुद्र, अभिक और वेद को भी हंसी आ गई। वो दोनों समझ गए कि ये दोनों मासूम नादान बच्चे ईशानी के लिए उनके साथ लड़ाई करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईशानी को भी शिवम और सुरभि की मासूमियत और आपने लिए प्यार देखकर प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। उसने मोक्ष को देखा जो अभी भी शिवम गुस्से से देख रहा था। ईशानी उसकी हाथ पर हाथ रखकर बोली, उसे घूरना बंद करो, हब्बी वो बच्चा है और मेरा मासूम भाई भी। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी को देखा। उसे हैरानी हुई कि ईशानी ने उस लड़के की तरफदारी की, क्योंकि ईशान तो उसके सामने कभी अपने भाइयों की तरफदारी भी नहीं किया था। ये सोचकर मोक्ष को और भी जलन होने लगी और वो ईशानी की कमर पर पकड़ कर हुए बोला, तुम अपने हब्बी के सामने किसी की तरफदारी नहीं कर सकती समझी। मोक्ष की जेलोसी देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। वो मोक्ष की हाथ पर हाथ रखकर बोली, बस ये जान लीजिए कि वो मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ। ऐसा जान लीजिए कि उसने पहले कभी मेरी मदद की थी जिसकी कीमत मैं चुका नहीं सकती। आपने बेबी डॉल की बात सुनकर मोक्ष को समझ आ गया कि सच में शिवम को उसकी बेबी डॉल छोटा भाई मानती है। उसे जानना था कि शिवम ने इसी क्या मदद की थी जो उसकी बेबी डॉल उसे इतना पसंद करती है। उसने अभी कुछ नहीं पूछा और बस सामने की सीन को देखने लगा, जहां पर अभी भी शिवम और सुरभि ध्रुव और रुद्र से ईशानी को लेकर झगड़ा कर रहे थे और बाकी सबकी भी ये सीन देखकर काफी मजा आ रहा था। सबको पता चल गया था कि ये दोनों बच धीरेन जिंदल के हैं जो उनकी ही तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी इंडिया की टॉप 10 की लिस्ट में आती है। धीरेन जी को अभी तक पता चल गया था कि ईशानी मेहरा फैमिली की बेटी है, पर बाकी सभी फैमिलीज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। वहीं साइड में खड़े सुकेत जी, आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी ये सब देख रहे थे कि कैसे सभी ईशानी के लड़ रहे थे। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने पहले ईशानी को इसी तरह प्यार नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज वो भी ईशानी से इस वक्त इस तरह रहते। वहीं प्रिया उनके पास खड़ी थी। अब तक उसने रो रोकर अपनी आंखें लाल कर लिया था। सुकेत जी और आरती जी और बाकी भाइयों को थोड़ा बुरा तो लगा रहा था, पर सच आज नहीं तो कल सबके सामने आना ही था, तो वो आज सबके सामने आ गया तो वो उसे समझाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। आपने फैमिली का अटेंशन पाकर प्रिया को थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर कुछ देर में ही सबका ध्यान फिर से ईशानी की तरफ चला गया, जिस वजह से प्रिया को गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। ईशानी को सबका अटेंशन मिलता देखकर प्रिया की अंदर जलन, गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। वहीं बाकी सारे मेहमान भी हैरान थे ये सब देखकर कि कैसे सारे परिवार के बेटे ईशानी के लिए लड़ रहे हैं। प्रिया की सारे दोस्त तो हैरान थे। वहीं महाजन फैमिली तो बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। अब तो प्रिया के बारे में सबको पता चल गया था और अब शायद प्रिया की नकली राजकुमारी वाली आइडेंटिटी पता चल गई थी, तो सब उन्हें यही बोल रहे थे कि वो लोग कितने महान हैं जो वो एक अडॉप्टेड बेटी से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, जिस वजह से राकेश महाजन, मोहिनी और रमिका को गुस्सा आ रहा था कि आगे उनकी फैमिली की इसी तरह मजाक उड़ाया जाएगा। वहीं राहुल तो एक नजर प्रिया को देख भी नहीं रहा था। प्रिया की रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो ड्रिंक कर रहा था और ईशानी को कैसे अपने जिंदगी में लाए बस यही सोच रहा था। वहीं दीप्ति की भी अपने दोस्तों के सामने मोक्ष की इग्नोर करने की वजह से बेइज्जती हो गई थी, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मोक्ष उसे एक नजर देख भी नहीं रहा था और वो चाहकर भी मोक्ष के पास नहीं जा पा रही थी। ऊपर से वो तो ईशानी का ये कहकर पार्टी में अपने दोस्तों के जरिए उसकी मजाक उड़ाना चाहती थी कि वो बस एक गोद ली हुई बेटी है, पर समीर की अनाउंसमेंट की वजह से उसकी ये प्लान भी खराब हो गई थी। अब जब ईशानी इस मेहरा फैमिली की असली बायोलॉजिकल बेटी है तो वो भला क्या बोलकर ईशानी को चिढ़ाएगी। ऊपर से ईशानी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बैकग्राउंड भी है, जिस वजह से वो इस वक्त ईशानी से पंगा नहीं ले सकती थी, क्योंकि मोक्ष ईशानी को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। ऊपर से ईशानी के आने के बाद सारा अटेंशन उसे भी मिल रहा था। वहीं वीरेंद्र रहाणे की तो डर से हालत खराब हो रखी थी। देवेंद्र जी, अविनाश जी और विश्वंभर जी की अनाउंस की वजह से वो ज्यादा डर गया था कि कहीं ईशानी उन सबको दीप्ति की बिहेवियर के बारे में उन सबको बता ना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो सब उसे बर्बाद कर देंगे और इस बार तो राजवंश फैमिली भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे। वही थोड़ी देर बाद दोनों के लिए केक पार्टी हॉल में आया। प्रिया का तो केक काटने का मूड भी नहीं था, क्योंकि अब तक उसकी बह इंसल्ट हो चुकी थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी सारी प्लानिंग जो उसने किया था वो सब इस तरह बर्बाद हो जाएंगे और आखिर में उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वो बिना मन के केक के पास खड़ी हो गई। वहीं थोड़ी दूरी पर ईशानी के लिए भी केक रखा गया था, जो बहुत यूनिक थी, जिसे देखकर सारे मेहमान हैरान थे। ये केक सारे फैमिलीज ने और डैड दादी ने मिलकर ईशानी के लिए बनवाया था, तो उसे स्पेशल तो होना ही था। ईशानी के पास सब खड़े थे, सारे फैमिलीज और दादा दादी सारे भाई खड़े थे जो उसकी चक कटिंग करने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया को ये देखकर ईशानी से और भी ज्यादा जलन होने लगी। उसके आपस सिर्फ सुकेत जी, आरती जी, रेहान और अयान और उसके कुछ दोस्त खड़े थे। यहाँ तक कि समीर और दर्शित भी ईशानी के साइड खड़े थे। सुकेत जी, आरती जी, रेहान और अयान को भी ईशानी के पास खड़े होने का मन था, पर वो जानते थे कि ईशानी उन्हें देखकर शायद खुश नहीं होगी, इसलिए वो वहां नहीं गए। ईशानी ने केक कट किया, सारे मेहमान क्लैपिंग करने लगे। ईशानी ने एक एक करके सारे दादा दादी को केक खिलाया। विश्वंभर जी ने ईशानी को एक गिफ्ट दिया तो बक्स सब खोलने के लिए बोलने लगे, तो ईशानी ने मजबूरी को गिफ्ट को ओपन किया तो उसमें एक की और पेपर्स थे। देवेंद्र ने अपना गिफ्ट ईशानी के हाथ में पकड़ाया और ईशानी के हाथ से उस पेपर को छीन लिया और बोले, जरा मैं भी तो देखूं कि इस बूढ़े ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। वहीं विश्वंभर जी को गुस्सा आ गया और वो देवेंद्र जी को देखते हुए बोले, हाँ देख ले, तुझसे तो अच्छा गिफ्ट ही दिया होगा, देखना मेरी पोती को मेरी गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगा। सब सुनना चाहते थे कि विश्वंभर जी ने ईशानी को क्या गिफ्ट दिया है, तो सब उनके पास आ गए। वहीं प्रिया ने भी केक कट किया और मोम, डैड और दोनों भाई को खिलाने के बाद वो केक समीर और दर्शित को खिलाया। फिर एक केक का पीस लेकर आपने होंठों पर स्माइल लिए मोक्ष के पास जाने लगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि मोक्ष फोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही मोक्ष को आपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई तो उसने मुड़कर सामने देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने दीप्ति खड़ी थी।
वहीं प्रिया केक लेकर थोड़ी दूर पर खड़ी थी, क्योंकि दीप्ति मोक्ष के पास चली गई थी, इसलिए उसने वेट करना सही समझा। वहीं दीप्ति मुस्कुराते हुए मोक्ष को देख बोली, मोक्ष क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं अपनी पिछली बार की गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मोक्ष की हाथ को पकड़ने की कोशिश किया। मोक्ष टाइम पर पीछे हट गया, फिर भी दीप्ति की हाथ मोक्ष की हाथ से टच हो गई, जिस वजह से मोक्ष को गुस्सा आने लगा। मिस रहाणे, लगता है आपको पिछली बार की थापड़ कम पड़ गई जो आप फिर से अपनी इस घटिया शकल लेकर मेरे सामने आ गए। लगता है मेरे गार्ड्स हाथ से मार खाना आपको अच्छा लगता है। ये बोलकर मोक्ष आपने उस हाथ को आपने रुमाल से साफ करने लगा जिस हाथ को दीप्ति ने टच किया था। वो ऐसे साफ कर रहा था जैसे दीप्ति कोई कचरा हो। वहीं ये देखकर कि उसके छूने से भी मोक्ष को घिन आती है, दीप्ति को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। मोक्ष उसे एक कचरे जैसा ट्रीट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि मोक्ष को उसकी छूने से भी घिन आती होगी। वहीं देवेंद्र उस पेपर्स को देखकर बोले, एक प्राइवेट याच? तो तुमने मेरी पोती को एक प्राइवेट याच गिफ्ट किया है? वहीं देवेंद्र जी की बात सुनकर मेहरा फैमिली के साथ साथ सारे मेहमान भी हैरान थे। एक प्राइवेट याच गिफ्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, वो तो किसी जन्म में शायद ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकते। वहीं प्रिया जो मोक्ष के लिए केक लेकर थोड़ी दूर पर खड़ी थी, वो भी ये सुन पा रही थी और हैरानी और जलन से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कीमती तोहफा ईशानी को देने की क्या जरूरत थी। तभी विश्वंभर जी ईशानी को देखकर स्माइल करते हुए बोले, क्या ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आया मेरी प्रिंसेस? उनकी बात सुनकर ईशानी ने बेचारगी में अपना सिर हाँ में हिला दिया तो विश्वंभर बहुत खुश हो गए और देवेंद्र को देखकर घमंड से बोले, देख मेरी पोती को मेरा दिया तोहफा सबसे ज्यादा पसंद है। CH-100 प्रिया की जलन, मोक्ष का गिफ्ट। जैसे ही वो मोक्ष के पास पहुंची, उसने अपने होंठों पर एक चार्मिंग स्माइल लिए मोक्ष की तरफ देखकर थोड़ा शर्माते हुए अपने हाथ में पकड़े केक की प्लेट में से एक पीस उठाते हुए बोली, मोक्ष जी आपने केक नहीं लिया है अभी तक, ये लीजिए मैं आपके लिए केक लाई हूं। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़े केक की पीस को मोक्ष की तरफ बढ़ाने लगी। वहीं मोक्ष जो इस वक्त गुस्से में था दीप्ति की खुद को छूने की वजह से, वो गुस्से में बोला, गार्ड्स। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके गार्ड्स जो आसपास थे वो आगे आ गए। वहीं बाकी सारे मेहमान भी इतनी तेज आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे। वहीं मोक्ष की इतनी तेज आवाज से प्रिया डर गई, उसे नहीं लगा था कि मोक्ष को इतना गुस्सा आ जाएगा। वहीं बक मेहमान उसकी तरफ देख रहे थे जिस वजह से वो 2 कदम पीछे हट गई। वहीं ईशानी ने जब मोक्ष की इतनी तेज आवाज सुना और उसके सामने प्रिया को केक पकड़े खा देख तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। वहीं आरती जी और सुकेत जी और बाकी भाई भी आगे आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में क्यों है। वो सब प्रिया के पास आ गए। आरती जी ने मॉम को देखा, फिर प्रिया को देखकर बोली, क्या हुआ है यहाँ? आपने मोम की आवाज सुनकर प्रिया मासूम बनते हुए बोली, मैं तो बस मोक्ष जी को केक देने आई थी, पर लगता है इन्हें पसंद नहीं आया इसलिए ये गुस्सा हो गए। उसकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि मोक्ष शायद प्रिया पर गुस्सा है। आरती जी मोक्ष की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राजवंश, प्रिया बस आपको केक देना चाहती थी, आप उसकी इंटेंशन को गलत मत समझिए। मोक्ष उनकी बात सुनकर भी अनसुना करके अपने गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, ये लड़की मेरे आसपास दिखनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने बेबी डॉल के पास चला गया। उसकी बात सुनकर प्रिया का मुंह काला पड़ गया। वो आरती जी और सुकेत जी और अपने भाइयों की देखकर बोली, मॉम, डैड, भाई मैं तो बस उन्हें केक दे रही थी, लगता है मोक्ष जी मेरी इंटेंशन को गलत समझ रहे हैं। फिर आपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूं जो मोक्ष जी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं मेहरा खानदान की असली बेटी नहीं हूं? इतना कहकर प्रिया अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी ताकि इससे उसकी पेरेंट्स और भाइयों को गिल्ट फील हो और वो सबसे सामने एक मासूम लड़की बनी रहे। उसकी बातें सुनकर और उसे रोते हुए देखकर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा, क्योंकि प्रिया ने ऐसा ही एक्टिंग किया था। उन्हें लग रहा था सच में मोक्ष ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, पर सच तो सिर्फ प्रिया ही जानत थी और ईशानी और बक सबको भी पता था कि प्रिया की इंटेंशन क्या थी। तभी दक्ष प्रिया को देखकर बोला, ओह हेलो मिस मेहरा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी ईशानी भाभी के अलावा कोई और उनके करीब भी आए। उन्होंने आपको दूसरे की तरह आपने गया से कहकर नहीं पिटवाया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना भाभी के अलावा कोई भाई के पास आकर जिंदा वापस नहीं जा पाता। उन्होंने पहले ही आप पर बहुत दया दिखा दिया है, इसलिए ऐसे रोने की नाटक करने से एक खुद को खुशनसीब मानिए कि आप अभी तक सही सलामत है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और बाकी सबको भी याद आया कि मोक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सके। मोक्ष को पूरी दुनिया क्रूएल डेविल के नाम से जानता था और ये सच भी था कि मोक्ष अपने आसपास किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दक्ष की बात सुनकर प्रिया को अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। दक्ष उसे दूसरी ऐरी गैरी लड़कियों से कैसे कंपेयर कर सकता है। वहीं दक्ष की बात सुनकर उनके पास खड़े तेजस और वारी और न सबको बह हंसी आ रही थी। ईशानी की चारों दोस्त तो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाए और अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं हमारे वरुण बाबू तो काव्या की मुस्कान में से कहीं खोसे गए थे। वो बिना पलक झपकाए एक टक काव्या को देखने लगा। वहीं तेजस और अभिक का भी यही हाल था। तेजस ने तो नंदिनी को हंसते हुए देखकर अपने दिल को थाम लिया और मन ही मन बोला, हाय मेरी जान, अब मेरी जान लग क्या। वहीं अभिक भी अनुजा को एक टक देख रहा था और ये बात रुद्र के साथ साथ वेद और ध्रुव भी अच्छे से नोटिस कर रहे थे। तीनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया, फिर अभिक को देखने लगे। वहीं तेजस जैसे आपने होश में आया तो सबसे पहले उसकी नजर वरुण पर गई, जो एक टक खोए हुए अंदाज में काव्या देख रहा था। उसे इस तरह काव्या को देखते हुए पाकर तेजस की होठों पर एक नोटी स्माइल आ गई। वो वरी की कान के पास जाकर धीरे से बोला, क्या हुआ, बहुत खूबसूरत है ना वो? हाँ बहुत। वरुण ने भी बेख्याली में अपने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया, पर तभी वो होश में आया और तेजस को देखा जो उसकी बात सुनकर तिरछी स्माइल रहा था। तब वरुण को रियलाइज हुआ कि उसने किसके सामने ये बोल दिया। उसे पता था तेजस के पेट में कोई भी बात नहीं पचती, जरूर ये इस बात का ढिंढोरा सबके सामने पीट देगा। तभी एक जोर की आवाज के साथ बाहर क्रैकर्स आसमान में फूटने लगे और उसमें खूबसूरती से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे बॉस। वहीं सारे मेहमान की नजर भी उसी तरफ चली गई, सब देखने लगी। वहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि कौन है जो इतना बड़ा शो ऑफ कर रहा है। वहीं ईशानी को पता चल गया था कि ये आइडिया किसके दिमाग का होगा, इसलिए उसने सिर ही पीट लिया। तभी बाहर से कुछ लोग आए जिन्होंने हैप्पी बर्थडे बॉस का बैनर पकड़ा हुआ था और उनके आगे जैकी अपने फेस पर एक 440 वोल्ट का स्माइल लिए अंदर आ रहा था। उसके साथ नकुल भी अपने चेहरे पर स्माइल और घबराहट लिए अंदर आ रहा था। वहीं उसे इस तरह आते देख चारों फैमिली समझ गए कि जरूर ये इस जैकी के बच्चे का आइडिया होगा। जैकी अंदर आकर सबको देखकर हंसते हुए बोला, कैसी लगी मेरी एंट्री, बिल्कुल फिल्मी की तरह धांसू था ना? उसकी जवाब में बकुल ने इरिटेट होते हुए अपना सिर हिला दिया और आगे आकर बोला, हैप्पी बर्थडे बॉस।
तभी जैकी बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोला, बॉस आपने मेरे आने से पहले ही केक कैसे कट कर लिया? क्या आपने इस छोटे से नन्हे भाई की जरा भी चिंता ही नहीं है? उसकी नौटंकी देखकर सबने सिर हिला दिया। देवेंद्र जी उसे देखकर बोले, बस कर अब, पहले मेरी पोती को मेरी गिफ्ट खोल लेने दे। उनकी बात सुनकर जैकी ने अपना मुंह फुला लिया। वहीं विश्वंभर जी ईशानी को देखकर बोले, हाँ जरा मैं भी तो देखो कि तुमने कौन सा गिफ्ट दिया है मेरी पोती को। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी चिढ़ गए। वहीं ईशानी ने गिफ्ट को ओपन किया तो उसने भी कुछ पेपर्स थे। विश्वंभर जी ने जल्दी से ईशानी की हाथों से उस पेपर को ले लिया और देखने लगे। फिर देवेंद्र जी को देखकर बोले, बस एक प्राइवेट कैसल और एक कार, और बात तो इसे कर रहा था जैसे मेरी पोती को कोई देश गिफ्ट में देने वाला है। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी ने मुंह चढ़ा लिया और ईशानी की तरफ देखकर बोले, तुम्हें यह गिफ्ट कैसा लगा इशू? बहुत अच्छा है दादाजी, ईशानी ने आपने सिर हिलाने हुए बोली, वरना अभी फिर से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी घमंड से विश्वंभर जी को देखने लगे जैसे बोलना चाहते हो, देखा मेरी पोती को मेरा दिया गिफ्ट कितना पसंद है। वहीं सारे मेहमान तो हैरान थे कि क्या एक करोड़ों का कैसल इनके लिए सस्ता है जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मेहमानों के साथ साथ मेहरा फैमिली में भी सब हैरान थे। सच में ये लोग ईशानी के लिए गिफ्ट लाने में करोड़ों उड़ा देते हैं। वहीं सबसे ज्यादा तो प्रिया जल रही थी ये सब देखकर कि कैसे ईशानी को इतनी कीमती तोहफा मिल रहा है जो शायद मेहरा फैमिली चाहकर भी नहीं खरीद सकते। वहीं रहाणे फैमिली भी हैरान थे। वीरेंद्र, माया और दीप्ति तीनों हैरानी और जलन से ये सब देख रहे थे। तभी अविनाश जी भी आगे आकर बोले, ये लो मेरा गिफ्ट। अब सब और भी क्यूरियस हो गए ये देखने के लिए कि अब अविनाश जी ने क्या दिया होगा गिफ्ट में। अविनाश जी ने ईशानी को एक लैंड और एक मेंशन गिफ्ट किया था जो करोड़ों की थी और जो फिर से सारे मेहमानों को हैरान करने के लिए काफी था। वहीं शिवम और सुरभि ने भी एक गिफ्ट तैयार किया जिसे ईशानी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये देखकर कि उनकी दी हुई गिफ्ट से कितनी खुश है तो वो दोनों भी खुश हो गए। संध्या जी ने भी ईशानी को एक लेटेस्ट ऑडिशन का ज्वेलरी गिफ्ट किया था। जैकी के साथ साथ बाकी सारे जो ईशानी के पर्सनल गार्ड्स थे जो 4 सालों से ईशानी के साथ काम करते थे, सब ईशानी को बर्थडे विश कर रहे थे। ईशानी को उन सबका उसे ऐसे विश करके सरप्राइज देना अच्छा लगा था। उसने इन सबको हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही मन था। नकुल ने भी अपने बॉस को एक गिफ्ट दिया था। ऐसे तो उसे पता था कि ये गिफ्ट उसके बॉस के लिए कुछ भी नहीं है, पर उसने बहुत मन से इस गिफ्ट को अपने बॉस के लिए चुना था, जो एक महंगी पेंटिंग थी क्योंकि उसे पता था उसकी बॉस को पेंटिंग करना पसंद है। जैकी और बाकी सबने भी ईशानी के लिए प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट दिया जो लाखों में थी। अब सब ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि मोक्ष ईशानी को क्या गिफ्ट दे रहा है। तभी मोक्ष ने ईशानी को एक इन्वॉल्व दिया। सब आसपास थे ताकि जान सके कि मोक्ष ने ईशानी को क्या गिफ्ट किया है। अरे भाभी जल्दी गिफ्ट ओपन करो, मुझे भी जानना है भाई ने आपको क्या गिफ्ट किया है, नव्या ने एक्साइटेड होते हुए बोली। नव्या के साथ साथ दक्ष, तेजस, वरुण और राजवंश फैमिली भी ये देखने के लिए क्यूरियस था कि ईशानी को मोक्ष ने क्या गिफ्ट दिया है। सबकी कहने पर ईशानी ने गिफ्ट खोल तो उसने 2 इन्वॉल्व थे। ईशानी ने दोनों को खोला तो वो हैरान हो गई और हैरानी से मोक्ष को देखने लगी, क्योंकि उनमें एक पैलेस की पेपर था जो इंडिया का ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि पूरे एशिया की सबसे कीमती पैलेस था वो, जो लगभग 900 करोड़ों का या उससे भी ज्यादा कीमती होगा। वहीं दूसरे पेपर में एक फार्मा कंपनी थी जो ईशानी को चाहिए थे आपने रिसर्च और मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को कैसे इस बारे में पता चला कि उसे वो कंपनी चाहिए। तभी उनके दिन में एक ही नाम आया जो मोक्ष को ये सब बता सकता था और वो था जैकी, जो इस वक्त मजे से बैठकर केक खा रहा था। वहीं नव्या ने अपने भाभी को हैरान देखकर उनकी हाथों से पेपर लेकर खुशी से बोली, वाह सन पैलेस और एक कंपनी गिफ्ट दिया है भाई ने भाभी को, पर यह गिफ्ट थोड़ा और रोमांटिक होना चाहिए था। वहीं नव्या की बात सुनकर फिर से सब मेहमान हैरान हो गए। वहीं दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी हैरानी और जलन की भाव से ईशानी को देखने लगी। दीप्ति ने मन ही मन सोचा ये सब इस ईशानी की नहीं मेरा होना चाहिए था। वो इस वक्त गुस्से में उबल रही थी। वहीं जलन और गुस्सा तो प्रिया को भी बहुत आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ईशानी को इतना क्यों प्यार करता है जो वो उसे दुनिया की सबसे कीमती खजाने को गिफ्ट में दे रहा है। सुकेत जी, आरती जी और ईशानी की चारों भाई भी हैरान थे मोक्ष की गिफ्ट से। नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और कनक जी ने भी कुछ ना कुछ ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज ईशानी को गिफ्ट दिया था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सब मेहमान हैरानी और आज के मिले शौक से बाहर आकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। बाकी फैमिलीज भी थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गए। सिर्फ ईशानी की चारों दोस्त ही ईशानी के साथ मेहरा मेंशन में रुके हुए थे। वहीं सुबह का वक्त, आज हर जगह ये न्यूज फैल गई थी कि प्रिया मेहरा फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी है और उनकी फैमिली की असली प्रिंसेस का नाम ईशानी मेहरा है। वहीं प्रिया अपने रूम में गुस्से में अपने सिर का बाल नोच रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक ही दिन में मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस से वो अब एक गोद ली हुई बेटी बन गई थी सबके सामने। ऊपर से राहुल भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो फ्रेंड्स प्लीज 1K फॉलोअर्स को दो। वहीं हॉल में सभी घरवाले बैठ हुए थे। ईशानी और उसकी चारों दोस्त इस वक्त अपने रूम में थी। उन्हें इस न्यूज के बारे में पता नहीं था। वहीं बक सब ने इस न्यूज को देख लिया था। आरती जी थोड़ी परे थी कि इस